नमस्कार साथियों, सम्यक ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज अपन आरएस बैच के लिए एक नया विषय लेकर आए हैं। ये विषय हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, एक महत्व रखता है। हालांकि इस विषय को लेकर स्टूडेंट्स के मन में कई सारी भ्रांतियाँ रहती हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसको काफ़ी कठिन समझते हैं और कुछ अपने आप को पढ़े बगैर ही अर्थशास्त्री मानते हुए थोड़े ओवर स्मार्ट बन जाते हैं। हमें बीच में से बैलेंस रखते हुए इसको पढ़ना है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा पॉलिश करना है, और अगर नहीं आता है तो जीरो से शुरू करते हुए पढ़ना है। और जीरो से चूँकि शुरू करना है, इसलिए आज पहली क्लास में इस विषय की जानकारी, क्या विषय है, विषय में क्या क्या टॉपिक किस तरीके से पढ़ने हैं, वो सब अपन डिस्कस करने वाले हैं। सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरीके से इस विषय को पढ़ना आवश्यक है। कुछ चीज़ें सैद्धांतिक रूप से रटनी पड़ेगी और कुछ चीज़ें व्यवहारिक तौर पर अप्लाई करते हुए हमें समझनी पड़ेगी। वर्तमान में हर देश अगर अपना वर्चस्व स्थापित रखना चाहता है तो उसमें इस विषय और इस विषय की शाखाओं का बहुत बड़ा योगदान है। कोरोना महामारी में आर्थिक पैकेज आपने सुना होगा। इससे पहले कई सारे आर्थिक सुधार लागू किए गए। गरीबों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा आर्थिक पैकेज जो जारी किया गया, ये सब चीज़ें घटनाक्रम में इस विषय से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसलिए इस विषय को व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हुए अगर हम समझने का प्रयास करें तो प्रतियोगी परीक्षा में इससे आसान विषय कोई दूसरा शायद ही हो। दिमाग से हर प्रकार के डर को निकालते हुए प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ते हुए अगर इस विषय को पढ़ना शुरू करें तो काफ़ी आसान तरीके से, सरल तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। विषय क्या है? आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था सामान्य परिचय। दोनों शब्द ही अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर देखने को मिलते हैं। क्या अर्थशास्त्र होता है और क्या अर्थव्यवस्था होती है, ये अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में मैं आपको आने वाले वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने से कहीं ना कहीं दिमाग में हमारा जो ज्ञान का संग्रहण होता है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में क्रिएट हो जाता है, और फिर पढ़ी पढ़ाई चीज़ें हमारे दिमाग में कुछ इस प्रकार का एक मिश्रण तैयार कर लेती हैं कि वो चीज़ें धीरे धीरे दिमाग से निकलना शुरू कर देती हैं। इसलिए फोकस करते हुए जिस प्रकार से आपको जिस टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ाता जाऊं, उसी प्रकार अगर आप पढ़ते रहें सिलसिलेवार तरीके से, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने में काफ़ी हमें आसानी होगी। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये भी हम जान लेते हैं कि आज की क्लास अपनी किन किन टॉपिक को कवर करने वाली है। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र विषय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका क्या सामान्य अर्थ है, और अगर इसको परिभाषा में पिरोना पड़े, लिखना पड़े, तो इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। उसके बाद में हमारे अध्ययन का जो दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे वो हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मीन्स अर्थशास्त्र के प्रकार कितने प्रकार के हैं। स्कूली लेवल में ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ अर्थशास्त्र की ही एक शाखा जिसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, ये अर्थशास्त्र से किस प्रकार अलग है, किस चीज़ को अपन अर्थव्यवस्था कहें और कौन सा विषय अर्थशास्त्र है, इसके बारे में भी हमें इस टॉपिक के बाद में जानकारी प्राप्त होगी। जिस प्रकार अर्थशास्त्र के प्रकार पढ़ेंगे उसी प्रकार हम अर्थव्यवस्था के प्रकार भी पढ़ेंगे। और उससे पहले अर्थव्यवस्था के जो 3 आधार स्तंभ होते हैं, उत्पादन, वितरण और उपभोग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, इसके बारे में भी अपन जानकारी करेंगे कि इनके आधार पर अर्थव्यवस्था किस प्रकार से वर्गीकृत की जाती है। बहुत आसान टॉपिक है। आज अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो विषय का नाम जो है वहीं से हम शुरू करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कितना पुराना ये विषय है। तो कहते हैं कि जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ है, जितना मानव सभ्यता परिवर्तित हुई है, उतना ही पुराना और उतना ही परिवर्तनशील विषय अगर कोई है तो वो विषय है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। हमारे पुराने शास्त्रों में भी अर्थशास्त्र का वर्गीकरण किया गया है, अर्थशास्त्र को परिभाषित भी किया गया है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त नाम आपने सुना होगा,
उन्होंने तो एक प्रसिद्ध पुस्तक ही लिखी थी जिसका नाम भी था अर्थशास्त्र, लेकिन उन्होंने इस अर्थशास्त्र विषय के सिद्धांतों को राजनीति की तरफ मोड़ा तो वो अर्थशास्त्री की बजाय एक कूटनीतिज्ञ साबित हुए। कहने का अभिप्राय, जितनी पुरानी हमारी सभ्यता है, मानव सभ्यता है, वहीं से हम अर्थशास्त्र को भी लिंक करके देख सकते हैं कि ये भी एक काफ़ी प्राचीन विषय है जो निरंतर करवटें बदलते बदलते वर्तमान समय तक पहुंच पाया है। होता क्या है अर्थशास्त्र? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अर्थशास्त्र की उत्पत्ति समझना आवश्यक है कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कहां से आई। दो शब्दों से मिलकर बना है अर्थ और शास्त्र। आगे पढ़ाऊं इससे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि जिस किसी शब्द के साथ शास्त्र वर्ड जुड़ जाता है, शास्त्र शब्द जुड़ जाता है, तो वह अपने आप में एक विषय बन जाता है। जैसे राजनीति शास्त्र का अगर मैं नाम लूं तो राजनीति शास्त्र अपने आप में एक विषय है जिसमें कुछ सिद्धांत, कुछ नियम दिए गए हैं। किससे जुड़े हुए? चूंकि शास्त्र से पहले राजनीति है तो राजनीतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार से होनी चाहिए, उनसे संबंधित क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या समस्याएं आ सकती हैं, उनका समाधान कैसे करना है, ये सब चीज़ें राजनीति शास्त्र विषय में हम पढ़ते हैं। अगर मैं आपको विधि शास्त्र का नाम लूँ तो हम समझ जाएंगे कि विधि शास्त्र भी एक विषय है जिसमें कानून से संबंधित नियम, उनसे संबंधित सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ठीक इसी संदर्भ में अगर मैं शब्द यूज करूं अर्थशास्त्र, तो हमारे दिमाग में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अर्थशास्त्र अपने आप में एक विषय है और विषय होने के नाते इस विषय में भी हम कुछ सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, कुछ नियम पढ़ने वाले हैं, और उन नियमों का जो संबंध है वो होता है अर्थ से। और यहां अर्थ का अर्थ वेल्थ, धन, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेकर अपने जीवन काल तक अर्थ प्राप्ति करते हुए अपना जीविकोपार्जन करना चाहता है। तो एकदम सिंपल वर्ड्स में जीविकोपार्जन से संबंधित जो नियम हैं, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जो नियम हैं, धन से जुड़ा जो विज्ञान है, उसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा और इसको शाब्दिक अर्थों में समझाने का प्रयास करूं तो साथियों बड़ा सिंपल है। अर्थशास्त्र हिंदी में अपन लिखेंगे और इसी को अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो इंग्लिश का मतलब, इसको इसमें इंग्लिश में लिखते हैं इकोनॉमिक्स। दो शब्दों से मिलकर बना है हिंदी में अर्थ और शास्त्र। अर्थ को इंग्लिश में कहा गया इको और शास्त्र को इंग्लिश में कहा गया नॉमिक्स। अब ये क्या इंग्लिश का ही इसकी उत्पत्ति हुई है, इंग्लिश शब्द से ही? नहीं, इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइको प्लस नोमिया। ये शब्द बना इको और नोमिया शब्द बना नॉमिक्स। अब इसी उत्पत्ति शब्द से अगर इसको जोड़कर पढ़ें तो बहुत सरल तरीके से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में अर्थशास्त्र क्या है, इस विषय में किसका अध्ययन किया जाता है। यहां ओइको का मतलब है घर, हाउस होल्ड, और नोमिया का मतलब है नियम, अर्थात घर का नियम ही अर्थशास्त्र कहलाता है। इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया शब्द से हुई है और ओइको का मतलब है घर, नोमिया का मतलब है नियम। इस संदर्भ में घर का नियम ही अर्थशास्त्र है। यानी हम जो घर में रहते हैं, हमारे घर के जो नियम हैं, उनको हम अर्थशास्त्र से लिंक कर सकते हैं। घर में मनुष्य रहते हैं, और घर में रहने वाले इन मनुष्यों के समक्ष कुछ न कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ न कुछ चुनौतियां होती हैं। भले ही वो मनुष्य भारत के किसी घर में रहे या वो अमेरिका के किसी घर में निवास करे या कहीं मान लो अफ्रीका के किसी देश में रहे, प्रत्येक घर में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के समक्ष कुछ न कुछ चुनौतियां होती हैं। और उन चुनौतियों में प्रत्येक मनुष्य के समक्ष दो चुनौतियां सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं। पहली चुनौती, हर मनुष्य की आवश्यकताएं, नीड्स या इच्छाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती हैं। कहते भी हैं कि जो पूरी हो जाए
वो कैसी इच्छा? एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी इच्छा स्वतः ही जन्म लेने लग जाती है, और इसी संबंध में आवश्यकताएं असीमित मात्रा में बढ़ती हैं। तो आवश्यकताएं बढ़ती हैं और साथ ही साथ असीमित होती हैं, और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया है या हमने जो कुछ बनाया है उनको हम कहते हैं संसाधन, रिसोर्सेस। इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो संसाधन मनुष्य के पास उपलब्ध हैं वो लगातार घट रहे हैं और सीमित हैं। ध्यान से समझना, आवश्यकताएं असीमित हैं और बढ़ रही हैं, और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य के पास जो भी कुछ उपलब्ध संसाधन हैं वो सीमित हैं और लगातार घट रहे हैं। यानी इन दो चुनौतियों के मध्य एक बहुत बड़ा गैप है। आवश्यकताएं बढ़ रही हैं असीमित मात्रा में, उनको पूरा करने के संसाधन घट रहे हैं और सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। इससे हम एक बात समझ सकते हैं कि इन दोनों चुनौतियों के मध्य एक बहुत बड़ा अंतर है। There is a huge gap between these two challenges. कौन से दो चैलेंजेस? आवश्यकताएं असीमित हैं और संसाधन सीमित हैं। आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, संसाधन कम हो रहे हैं। इन चुनौतियों के मध्य ये जो अंतर है, इसी को कम करना मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम और सबसे अंतिम लक्ष्य माना जाता है। कहते हैं कि जिस मनुष्य ने इन दो चुनौतियों के मध्य तालमेल स्थापित कर लिया, इनके मध्य अंतर को कम कर लिया, उसका जीवन कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र के हिसाब से सफल माना जाता है। तो किस प्रकार मनुष्य इन चुनौतियों के मध्य अंतर को कम करे? इसके लिए इस मनुष्य को दो क्रिया करनी पड़ती है। एक क्रिया तो ये करेगा आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और दूसरी, चूंकि प्रत्येक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए ये कुछ क्रिया करेगा सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए। आवश्यकता और संसाधन रूपी अंतर को कम करने के लिए मनुष्य के द्वारा दो प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, और ये क्रिया एक तो है आर्थिक और दूसरी है सामाजिक। अब आर्थिक क्रिया किसे कहें, सामाजिक क्रिया किसे कहें? देखो साथियों, ये पहली क्लास है तो इसको अपन एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। स्कूली लेवल का ज्ञान हम वापस से रिवाइज कर रहे हैं, ये मान लो, क्योंकि बाद के जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उनकी आधारशिला यहीं पर क्लियर होने वाली है। कई स्टूडेंट्स तो पूरी इकोनॉमी पढ़ लेते हैं लेकिन उसके बावजूद ये तक पता नहीं लगा पाते कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को हम दूर करने के लिए, इनको सोल्व करने के लिए ये टॉपिक जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे कि आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं, तो बहुत सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वह कार्य या क्रिया जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाए, कौन सी क्रिया कहलाएगी? आर्थिक क्रिया। जैसे धन कमाने की क्रियाएं क्या क्या हो सकती हैं? सिंपल, किसान खेती कर रहे हैं, क्यों? क्या उद्देश्य है उनका? हो सकता है बहुत सारे उद्देश्य रख के वो खेती करते हों, लेकिन एक लक्ष्य उनका ये भी है कि कृषि की क्रियाओं से वो अपना जीवन यापन करें, उससे वो धन या संपत्ति को प्राप्त करें। कई लोग जो हैं वो कृषि के अलावा उद्योग भी करना जानते हैं, औद्योगिक क्रियाएं करना जानते हैं, तो उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं। आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं, ना तो मैं आपको कोई अनाज की आपूर्ति करके दे रहा हूं, ना ही मैं कोई आपको उत्पाद दे रहा हूं वस्तु के रूप में, मैं तो आपको सेवा प्रदान कर रहा हूं, ज्ञान रूपी सेवा। तो कुछ लोग मेरे जैसे जो हैं वो सेवा से भी अपनी आर्थिक क्रिया निष्पादित करते हैं। तो ये जो तीन क्रियाएं बोर्ड पे लिखी गई हैं, इन तीनों क्रियाओं का उद्देश्य चूंकि धन कमाना होता है, और हर वो क्रिया जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाए उसको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो उसके कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व भी होते हैं, कुछ सामाजिक कर्तव्य भी होते हैं। उन कर्तव्यों को प्राप्त करने के लिए, उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मनुष्य जो भी कुछ कार्य करे उसको हम कहते हैं सामाजिक क्रिया।
तो मनुष्य के द्वारा इन दो चुनौतियों के मध्य इस अंतर को कम करने के लिए दो क्रियाएं की जाती हैं, आर्थिक और सामाजिक क्रियाएं। इन क्रियाओं को किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार आर्थिक क्रिया निष्पादित की जाए, किस प्रकार सामाजिक कर्तव्यों को पूरा किया जाए, इससे जुड़े जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, जो नीतियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो समाधान हैं, ये जिस विषय में दिए जाते हैं, वास्तव में वही विषय अर्थशास्त्र कहलाता है। वापस से रिवाइज करता हूं, देखो, क्विक रिवीजन। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोनोमिया, ग्रीक भाषा के शब्द हैं। कोई नहीं पूछने वाला है कि इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। समझने के हिसाब से हम इसका संदर्भ ज्ञात कर रहे हैं, भावार्थ ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स शब्द को ग्रीक भाषा में कहा गया ओइकोनोमिया। वास्तव में ओइकोनोमिया पहले कहा गया, फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके इसको इकोनॉमिक्स बनाया गया। ओइको का मतलब है घर और नोमिया का मतलब है नियम। कई किताबों में नोमस भी लिखा हुआ है, एक ही दोनों का अर्थ है। घर का नियम ही क्या कहलाएगा? अर्थशास्त्र कहलाएगा। एकदम भावार्थ के रूप में देखें तो घर में कौन रहता है? मनुष्य। और मनुष्य के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? कि हर मनुष्य की आवश्यकताएं लगातार बढ़ रही हैं और असीमित हैं, और संसाधन लगातार घट रहे हैं और सीमित हैं। इस प्रकार इन दोनों चुनौतियों के मध्य कुछ अंतर है, और उस अंतर को कम करने के लिए मनुष्य आर्थिक और सामाजिक रूपी दो क्रियाएं निष्पादित करेगा। वे प्रत्येक क्रिया जो धन कमाने हेतु की जाए, जैसे कृषि, उद्योग, सेवा, ये सब, इनका उद्देश्य चूंकि धन कमाना है, तो ये सारी की सारी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं। और साथ ही साथ मनुष्य आर्थिक क्रियाओं के साथ कुछ सामाजिक उत्तरदायित्वों को भी पूरा करता है। इसके लिए की गई क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाती है। अब जैसे मैंने आपको आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण दिए, क्या वैसे हम सामाजिक कार्यों के भी उदाहरण दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि समाज सबका एक जैसा नहीं होता। हो सकता है मेरा जो कार्य मेरे लिए सामाजिक है, वो आपके समाज में सामाजिक कार्य ना हो, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हर वो कार्य जिसका अंतिम लक्ष्य, अंतिम उद्देश्य सामाजिक कल्याण को प्राप्त करना है, सामाजिक हितों को पूरा करना है, वे समस्त क्रियाएं सामाजिक क्रियाओं के उदाहरण हो सकती हैं, चाहे वो कुछ भी हो। माता पिता की सेवा करना आर्थिक क्रिया नहीं हो सकता, क्योंकि माता पिता की सेवा के पीछे उद्देश्य ये है कि हम एक सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। लेकिन इनको हम उदाहरण के रूप में इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हो सकता है कि भारत के संदर्भ में ये सामाजिक क्रिया हो, लेकिन अमेरिका के समाज में शायद कुछ ऐसा ना होता हो। इसलिए हम ये बता दें तो अच्छा है कि आर्थिक उद्देश्यों के अतिरिक्त सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाती है। अब इन दोनों क्रियाओं को किस प्रकार किया जाए, इससे जुड़े जो नियम हैं, इससे जुड़े सिद्धांत जिस विषय में दिए गए हैं, उसी विषय को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। बड़ा सिंपल इसका भावार्थ हमने समझा। अब अगर एग्जाम में आपसे कोई पूछ ले कि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, तो क्या ये इतना बखान करना आवश्यक रहेगा? कर सकते हैं अगर क्लास में पढ़ाना हो तो, लेकिन अगर एग्जाम में लिखना हो, कलम चला के इसको अगर परिभाषित करना हो, तो किस प्रकार परिभाषित करें? जब से अर्थशास्त्र शब्द बना, जब से अर्थशास्त्र विषय बना, तब से लेकर अब तक पता नहीं अर्थशास्त्र की कितनी परिभाषाएं निकल कर आई हैं। हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से अर्थशास्त्र को कहीं ना कहीं परिभाषित किया है। तो हम किस प्रकार इसको परिभाषित करें? तो इसको परिभाषित करने के लिए जितनी भी परिभाषाएं हैं, मेन परिभाषाएं हैं, भले वो एडम स्मिथ की हो, भले वो मार्शल की हो, भले वो पिगू की हो, भले वो जॉन मेनार्ड किन्स की हो, सारी परिभाषाओं का जो सारांश है वो आपको अब मैं इस स्लाइड के थ्रू दिखाने का प्रयास करता हूं। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा। हर शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है। किसी भी शब्द को अगर हटाया तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए हर शब्द को पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ समझना भी है। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के कुशलतम उपयोग के द्वारा अधिकाधिक मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने संबंधी नियमों का विधिवत और निरंतर अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। थोड़ी बड़ी परिभाषा है, पहली क्लास में इतनी बड़ी परिभाषा याद हो जाएगी कि नहीं होगी, प्रश्नवाचक चिन्ह है अपने आप में।
लेकिन इस परिभाषा को रटो मत, इस परिभाषा को समझो। इस परिभाषा के एक एक लाइन, एक एक शब्द का भावार्थ अगर अपन समझेंगे तो हम भी इसको अपने शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। देखो, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, यानी अर्थशास्त्र अपने आप में एक विज्ञान है, क्योंकि हर वो चीज जो नियमों पर आधारित होती है, नियमों पर टिकी हुई है, उसको हम विज्ञान की संज्ञा देते हैं। तो अर्थशास्त्र में भी नियम है, क्योंकि शास्त्र शब्द आते ही एक विषय बन चुका है, और विषय वही है जिसमें कुछ नियम या सिद्धांत दिए गए हैं। तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मनुष्य का टारगेट है अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, कैसे करे? सिंपल सी बात, उसके लिए उसको कुछ न कुछ संसाधन का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अगर प्यास लग रही है तो पानी पीना ही पड़ेगा। तो पानी एक संसाधन है और प्यास हमारी एक आवश्यकता है। तो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए मनुष्य निश्चित रूप से संसाधनों का उपयोग करेगा। कौन से संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करे, यही अर्थशास्त्र में दिया जाता है। तो कौन से संसाधनों का उपयोग करना है? जो मनुष्य के पास उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर मेरी आवश्यकता पूरी करनी है तो मैं पड़ोसी के संसाधनों का उपयोग करने लग जाऊं। होगा क्या? अगर करूंगा तो सिंपल मेरा और पड़ोसी के मध्य कोई ना कोई विवाद उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए अर्थशास्त्र की परिभाषा देने वाले विद्वानों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आवश्यकताओं को संतुष्ट करना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए आवश्यकताओं को संतुष्ट करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, जितना पानी हमारे पास है, उसी का हम उपयोग करके पानी से जुड़ी आवश्यकताओं को हम पूरा करें। और वो कब होगा? जब हम इन संसाधनों का किस प्रकार का उपयोग करेंगे? कुशलतम उपयोग, विवेकपूर्ण तरीके से किया गया उपयोग। अब फिर से दिमाग में एक प्रश्न आया कि कुशलतम उपयोग किस प्रकार किया जाए? कौन से उपयोग को कुशलतम उपयोग कहें? हर वो उपयोग जिससे हम हमारी वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा कर पाएं। अगर हम इस दृष्टिकोण के आधार पर संसाधन का उपयोग करें तो वही उपयोग एक कुशलतम उपयोग कहलाएगा। अगर पानी से मुझे नहाना है तो मैं इस प्रकार नहाऊं कि मेरे बाद आने वाले जो लोग हैं वो भी पानी से नहा पाएं, तो मैं पानी का उपयोग कुशलतम तरीके से करने में सक्षम रहूंगा। क्योंकि यदि मैंने कुशलतम उपयोग नहीं किया तो मेरी आवश्यकताएं तो पूरी हो जाएंगी, परंतु आने वाली पीढ़ियों के लोग शायद पानी के दर्शन भी ना कर पाए। इसलिए संसाधन चूंकि घट रहे हैं तो उनको किस प्रकार सीमित मात्रा में उपयोग में लिया जाए, इसी का उपयोग कुशलतम उपयोग कहलाता है। और इसका टारगेट कुशलतम उपयोग का क्या है? अधिक से अधिक, सारी आवश्यकताएं तो कभी संतुष्ट होती ही नहीं है। एक आवश्यकता संतुष्ट होती है, दूसरी अपने आप जन्म ले लेती है। इसलिए अधिकाधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि ही मनुष्य का परम लक्ष्य होना चाहिए। किस प्रकार? तो वापिस से इसको रिपीट करें, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के विवेकपूर्ण या कुशलतम उपयोग के द्वारा अधिकाधिक मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने संबंधी नियमों का अध्ययन किया जाए, उसी शाखा को हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। और इस परिभाषा के सारांश में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान भी कहते हैं। हालांकि ये केवल धन से जुड़ा हुआ नहीं है, सामाजिक पहलू को भी अर्थशास्त्र ही टच करता है, क्योंकि आर्थिक कल्याण के साथ साथ मनुष्य सामाजिक कल्याण को भी प्राप्त करना चाहता है। तो ये एक परिभाषा ऐसी है जिसको हम एक सारगर्भित परिभाषा कह सकते हैं। और इस परिभाषा से हमें एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अर्थशास्त्र विषय जो है वो किसके लिए और किसके द्वारा बनाया गया है, किसकी आवश्यकताएं और किसके संसाधन इसमें हम अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि अर्थशास्त्र वो विषय है जो मनुष्य रूपी इकाई के इर्द गिर्द चक्कर काटेगा। यानी अर्थशास्त्र विषय में किसकी आवश्यकताओं का अध्ययन करेंगे हम? मनुष्य की आवश्यकताओं का। कौन से संसाधनों का अध्ययन करेंगे? जो मनुष्य के पास उपलब्ध हैं। संसाधन का मतलब प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को यूज करके हमने अगर कोई संसाधन बनाया है तो वो भी हमारा एक संसाधन है। तो पानी जिस प्रकार, पेड़ जिस प्रकार संसाधन है, वैसे ही उनका उपयोग करके हमने जो कुछ बनाया है वो भी हमारे संसाधन है। तो इस प्रकार इन संसाधनों का उपयोग करके हम हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर लें, तो इसके जो नियम जहां दिए गए हैं वो नियम ही क्या हैं? अर्थशास्त्र हैं। अब इस पूरी परिभाषा के अध्ययन से
प्रतियोगी एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो देखिए ये प्रश्न भी किस प्रकार से पूछा गया है। अर्थशास्त्र विषय के अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है। ये अर्थशास्त्र विषय जो है इसको पढ़ रहे हैं, इसका मेन टारगेट क्या है। अब देखो सबके टारगेट अलग अलग हो सकते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा टारगेट क्या है कि मैं मेरे ज्ञान को थोड़ा और पॉलिश करूँ। आप पढ़ रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है कि इससे जुड़े जो भी सवाल आए वो हम एग्जाम में क्लियर कर पाएँ। जो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करेंगे कि अगर कोई समस्या आई तो उसको किस प्रकार दूर किया जाए। सबके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य अर्थशास्त्र का क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है अधिकाधिक लाभ अर्जन करना, लाभों को बढ़ाना क्या अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। क्योंकि कई बार ये लगता है अर्थशास्त्र को पढ़ के कि अर्थशास्त्र तो अर्थ का शास्त्र है, अर्थ का मतलब अपना सपना मनी मनी। तो सब ये चाहेंगे कि धन को कमाओ, धन को बढ़ाओ, संपत्तियां अर्जित करो, संपत्तियों को बढ़ाओ। तो क्या ये अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। नहीं, ये अर्थशास्त्र का उद्देश्य नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, इसका एक भाग हो सकता है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना। नहीं, ये भी लक्ष्य नहीं हो सकता, क्योंकि केवल मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अर्थशास्त्र नहीं बना है। हाँ, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हम संसाधनों का उपयोग जरूर करेंगे, तो मात्र ये उद्देश्य नहीं हो सकता। तीसरा, उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग करें। कुशलतम उपयोग तब तक कुशलतम नहीं कहलाया जाएगा जब तक हम हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट ना कर लें। तो इसका मतलब ये तीनों जो लक्षण इसके उद्देश्य हैं ये अधूरे हैं, इनको हम सर्वांगीण उद्देश्य नहीं कह सकते। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो जब ये तीनों क्लियर हो गए कि ये तीनों मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकते, तो जो बच गया वही हमारा उत्तर होने वाला है। क्या है चौथा ऑप्शन देखिए, उपलब्ध संसाधनों के कुशलतम उपयोग से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। तो चूंकि ये तीनों ही हम पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं, अगर हमें असत्य ऑप्शंस पता है तो सत्य ऑप्शन को छांटना नॉट ए बिग डील, हम आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। तो यहां पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही आएगा, डी। और वैसे भी हम छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं इसमें से जो जितना सबसे लंबा वाला ऑप्शन जो होता है वही 90% सत्य होता है। तो इस नाते भी सत्य कौन सा है, डी ही है। पर फिर भी हमें तुक्का नहीं लगाना है, समझना है सबको। तो आंसर हमारा क्या आएगा, डी। इस प्रकार के क्वेश्चंस छोटे छोटे टॉपिक से निकलकर भी एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा भी सकते हैं, गारंटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हर प्रकार से अध्ययन को इस प्रकार करें अपन कि कहीं से भी प्रश्न आए तो हम हमारे को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर रख सकें। तो इस टॉपिक तक हमें यह समझ में आया कि वास्तव में अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें कुछ नियम दिए गए हैं, और वो नियम किससे जुड़े हुए हैं, आर्थिक और सामाजिक क्रियाओं से। क्यों, वो नियम क्यों बनाए गए, ताकि हम संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध हैं उनका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करके हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते रहें। अगर हर मनुष्य ये टारगेट रखेगा तो निश्चित रूप से अर्थशास्त्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। नियम बनेंगे, बदलेंगे। इसीलिए अर्थशास्त्र जब से बना तब से लेके अब तक बहुत बदल चुका है। तो इस अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये भी बड़े सिंपल छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस वनडे एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हम कहेंगे कि चाणक्य, क्योंकि इन्होंने तो पुस्तक ही लिखी थी अर्थशास्त्र, इनका तो पुस्तक का नाम ही अर्थशास्त्र था। नहीं, वर्तमान में हम जो अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं इस अर्थशास्त्र के रचयिता या फादर या जनक, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता तो निश्चित रूप से चाणक्य हैं, लेकिन अर्थशास्त्र विषय के जो जनक हैं वो हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ। 1776 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इसी पुस्तक को पढ़ के लोगों ने कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र को ना केवल समझा अपितु अपनाना भी प्रारंभ किया। तो हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिनका नाम है प्रोफेसर एडम स्मिथ। वो जो पहली अपन ने जो स्लाइड देखी थी उसमें इनका नाम लिखा भी गया है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, ये वाली इन्होंने पुस्तक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू
द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। बड़ी सी बुक का नाम है, लेकिन इसको ज़्यादातर ये फेमस हुई थी किस नाम से? वेल्थ ऑफ नेशंस। कौन है इनके जनक, रचयिता कौन है? प्रोफेसर एडम स्मिथ। कब लिखी गई? 1776 में। आजकल क्या ना, प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं कि ऐसे दो कॉलम दे दिए जाते हैं, एक साइड में लेखकों के नाम और दूसरी साइड में पुस्तकों के नाम, और फिर पूछते हैं कि सही कूट का चयन कीजिए। तो अगर एडम स्मिथ के आगे कहीं पर भी आपको दिख जाए इस बुक का नाम, तो आपको सही ऑप्शन देखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो पुस्तक से जुड़े हुए भी क्वेश्चंस थोड़े से हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया कि अर्थशास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अपन ने ग्रीक से जोड़ा, अर्थ इसका भावार्थ देखा, वो मनुष्य की आवश्यकताएं, घर का नियम वगैरह वगैरह, और परिभाषा वो उपलब्ध संसाधनों के कुशलतम उपयोग वाली हमने देखी। अब हमारा टॉपिक आता है अर्थशास्त्र के प्रकार कितने हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कितने प्रकार का अर्थशास्त्र हमें पढ़ना होता है, अध्ययन की दृष्टि से कितने प्रकार हैं। तो अर्थशास्त्र के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार के अर्थशास्त्र होते हैं। क्यों होते हैं ये भी बताऊंगा आपको। एक तो इसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का अध्ययन जो किया जाता है वो एक तो व्यष्टिगत रूप से किया जाता है, और दूसरा जो प्रकार है वो है समष्टि अर्थशास्त्र। दोनों वर्ड अपन ने स्कूल लेवल में पढ़े हैं। वो बात अलग है कि हमेशा कससे कन्फ्यूजन रहा है कि कौन सा तो समष्टि है और कौन सा व्यष्टि है, क्योंकि उस समय हमें पता नहीं था कि प्रतियोगी परीक्षा में भी यही सब कुछ आने वाला है, वरना तो वहीं पर अपन अच्छे से समझ लेते, 2 बार पूछ लेते टीचर से कि सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ लेते हैं। बहुत आसानी से इसको बांटा गया है। देखो, व्यष्टि पकड़ो पहले, वही बात दिमाग में रखो कि जो चीज़ समझ में नहीं आए उस शब्द का शब्दार्थ ज्ञात करने की कोशिश करो, बहुत जल्दी समझ में आएगी। व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्तिगत। व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत, या इसको हम कह सकते हैं सूक्ष्म। अब सूक्ष्म के जितने पर्यायवाची हैं वो सारा लिख के मैं बोर्ड भर सकता हूं। इसको अपन लघु भी कह सकते हैं। और समष्टि जो है, समष्टि का मतलब है सकल। कई बार कहते हैं ना समष्टि संसार के पिता ब्रह्मा जी, तो समष्टि का मतलब सकल, सकल ब्रह्मांड, समष्टि ब्रह्मांड, सकल ब्रह्मांड। इसको अपन लिख सकते हैं वृहद, विशाल। अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और ट्रिक बताता हूं। व्यष्टि को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो, और समष्टि को इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो। माइक्रो अगर आप स्पेलिंग देखोगे ना, MICRO, MACRO, 2 ही शब्दों का अंतर है, एक तो है I और एक है A। इससे भी समझ सकते हैं। I का मतलब इंडिविजुअल, और A का मतलब ऑल, एग्रीगेट भी लिख सकते हैं। अब जिसको इंडिविजुअल शब्द का भावार्थ पता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र भी समझ जाएगा। और ऑल का मतलब होता है समस्त, सब, ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स, ऑल आर द स्टूडेंट्स। ऑल का मतलब सब शामिल हो गए। तो अब समझो, देखो, वह अर्थशास्त्र जिसमें किसी व्यक्तिगत इकाई या फर्म या एक व्यक्ति की आवश्यकता और उसके संसाधन का अध्ययन किया जाए, तो ऐसा लघु स्तर का अध्ययन का दायरा सीमित है। मेरी आवश्यकता क्या है, इंस्टीट्यूट की आवश्यकता क्या है, एक इकाई या एक कंपनी या फर्म की आवश्यकता क्या है, उनके पास क्या क्या संसाधन है, किस प्रकार से वो संसाधनों का उपयोग करें। अगर इस प्रकार का अध्ययन किया जा रहा है तो वो अध्ययन कहलाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। और ऑल का मतलब जब एक की बजाय बहुत सारे मनुष्यों की आवश्यकताएं, समाज की आवश्यकताएं, राज्य की आवश्यकताएं, राष्ट्र की आवश्यकताएं, राष्ट्र के संसाधन, ये सारे शब्द अगर सामने आ जाएं तो इसका मतलब है हम कौन सा अध्ययन कर रहे हैं, कौन से स्तर का अध्ययन कर रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब किसी एक व्यक्ति, एक इकाई अथवा एक फर्म की आवश्यकता और संसाधनों का अध्ययन किया जाए तो अध्ययन की यह शाखा कौन सी कहलाएगी? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और जब बहुत सारे मनुष्यों के समूह
जिसको अपन राज्य कह सकते हैं, समाज कह सकते हैं, राष्ट्र कह सकते हैं, विश्व कह सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं का और उनके संसाधनों का वृहद स्तर पर अध्ययन किया जाए तो इसको हम कहेंगे समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब अगर ये दोनों समझ में आए तो मैं आपके सामने दो शब्द लिखूं। एक तो लिखूं प्रति व्यक्ति आय, और एक शब्द लिखूं मैं राष्ट्रीय आय। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा शब्द किस प्रकार के अध्ययन से जुड़ा हुआ है? जैसे प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन निम्न में से किस अर्थशास्त्र का अध्ययन है, या किस प्रकार के अर्थशास्त्र का अध्ययन है? व्यष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र? तो देखो नाम देखो, प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति का उत्पादन प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। तो एक व्यक्ति का नाम आते ही हम बहुत सारे व्यक्तियों को शामिल कर रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर को शामिल कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर को शामिल कर रहे हैं। इस नाते प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन किससे जुड़ा हुआ है? व्यष्टि अर्थशास्त्र से। और राष्ट्रीय आय का मतलब संपूर्ण राष्ट्र की आय, संपूर्ण राष्ट्र का उत्पादन। तो यहाँ राष्ट्रीय आय नामक शब्द जो है वो निश्चित रूप से किस अर्थशास्त्र की इकाई रहेगी? समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की इकाई रहेगी। तो इस प्रकार अगर अपन उदाहरण से इसको क्लियर करते रहें तो बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। तो अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं? दो। व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत, जब हम किसी व्यक्तिगत इकाई का ध्यान में रख के उसकी आवश्यकता और उसके संसाधनों का अध्ययन करें तो उसको हम कहेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। और जब बहुत सारे इकाइयों के समूह, समाज, व्यक्तियों के समूह, समाज का अध्ययन करें तो हम इसको कहेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। उदाहरण जैसे बजट। बजट शब्द का नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो आने वाले टाइम में सुनने वाले हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बिना बजट के तो कुछ होता ही नहीं है। बजट किसके लिए बनता है? एक व्यक्ति के लिए या संपूर्ण राष्ट्र के लिए? जैसे मैं अगर आपको ये कहूं कि पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया, पंचवर्षीय योजनाओं के लिए नीतियों का निर्माण किया गया, वृहद स्तर पर संपूर्ण देश के लिए किया गया या एक व्यक्ति के लिए किया गया? अगर मैं बेरोजगारी की दर का नाम लूं तो वो एक व्यक्ति की बेरोजगारी का मापन किया जाता है या संपूर्ण देश की? आपने कुछ समय पहले पढ़ा होगा कि हमारी बेरोजगारी की दर पिछले 45 वर्षों के पीक लेवल को पार कर चुकी है। तो वो बेरोजगारी मेरी या आपकी बेरोजगारी की बात थी या संपूर्ण देश की बेरोजगारी की बात थी? निश्चित रूप से संपूर्ण देश की बेरोजगारी की बात थी। तो बेरोजगारी का अध्ययन कौन सा अर्थशास्त्र? व्यष्टि या समष्टि? समष्टि। उपभोक्ता व्यवहार, अगर मैं शब्द लिखूं उपभोक्ता का व्यवहार क्या है, एक उपभोक्ता क्या चाहता है, उसके पास में कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, तो चूंकि एक उपभोक्ता का नाम आया तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन कौन सा अर्थशास्त्र कहलाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। तो ये सब इस तरीके से अगर उदाहरण से लिंक करेंगे तो बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे। अर्थशास्त्र का अर्थ, अर्थशास्त्र के प्रकार समझने के बाद में इसी की एक शाखा हमें पढ़नी बहुत आवश्यक है, और यहीं से हमारे मेन टॉपिक का डिस्कशन शुरू हो जाता है। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था हमें हमारे एग्जाम के हिसाब से पढ़नी है, हमें भारतीय अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है। तो हम अब अगला टॉपिक अर्थशास्त्र के बाद इसकी शाखा जो है उस पे अपन डिस्कस करते हैं, दैट इज अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अब आप कहेंगे कि साहब अगर अर्थव्यवस्था ही पढ़नी थी तो अर्थशास्त्र पे बखान क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र रूपी वृक्ष की एक शाखा है, और अगर हमें किसी वृक्ष की शाखा का अध्ययन करना है तो वृक्ष के अस्तित्व को तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए अर्थशास्त्र जो विषय है वहीं से उसकी व्यवस्था निकल कर आई, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। वहां हमने क्या पढ़ा? अर्थशास्त्र। अब अगर अर्थशास्त्र समझ में आया है तो चुटकियों में हम अर्थव्यवस्था भी पढ़ सकते हैं। देखो साथियों, अर्थशास्त्र एक विषय है। विषय में क्या दिए गए हैं? सिद्धांत, व्यवस्थाएं, उनके नियम क्या हैं, वो सब कुछ। और उस विषय को पढ़ के अगर मैंने उस विषय के सिद्धांत और नियमों को लागू कर दिया तो लागू करते ही एक व्यवस्था ने जन्म लिया, और उसी व्यवस्था को हम कहेंगे अर्थव्यवस्था। भी अर्थशास्त्र में क्या करना है, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, ये सब कुछ दिया हुआ है। अब उसको मैंने पढ़ के उत्पादन शुरू कर दिया तो करने के बाद एक व्यवस्था, एक प्रक्रिया ने जन्म लिया। वास्तव में वही प्रक्रिया या वही व्यवस्था क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है।
इसका मतलब अर्थशास्त्र में अर्थ रूपी नियमों का अध्ययन किया जाता है और अर्थव्यवस्था में उन नियमों को व्यवहारिक रूप से लागू किया जाता है। जैसे राजनीति शास्त्र में क्या है, राजनीति से जुड़े नियम, और उन नियमों को पढ़कर अगर हमने उसकी एक तरीके से व्यवहारिक रूप से एप्लीकेबिलिटी कर दी तो उससे एक व्यवस्था उत्पन्न हुई जिसको हम कहेंगे राजनीतिक व्यवस्था। तो अर्थशास्त्र के दिए गए नियमों को पढ़ के अगर हमने लागू कर दिया तो एक जिस व्यवस्था ने जन्म लिया उसी व्यवस्था को हम कहते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। और अगर इसको परिभाषा के रूप में व्यक्त करूं तो बता सकता हूं? नहीं बता सकता। वास्तव में क्यों नहीं बता सकता, इसका डिस्कशन करेंगे। वैसे इसका अगर मैं पढ़ूं तो अर्थशास्त्र रूपी विषय में दिए गए नियमों को व्यवहारिक रूप से लागू करने पर जिस व्यवस्था ने जन्म लिया, जो व्यवस्था उत्पन्न हुई, वास्तव में उसी व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थ का शास्त्र यानी अर्थ का विषय क्या है, अर्थशास्त्र, और अर्थ की व्यवस्था यानी अर्थ को प्रैक्टिकल रूप में लागू करना ही क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अब इसको क्यों नहीं परिभाषित कर सकते अपन, क्यों नहीं बता सकते कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, एक्चुअल मीनिंग ऑफ इकोनॉमी? क्योंकि ये अर्थव्यवस्था अपने आप में संपूर्ण शब्द नहीं होता। कब तक नहीं होता? जब तक इससे पहले अपन किसी क्षेत्र या समूह का नाम ना जोड़ दें। जैसे अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या है, नहीं बता सकते। लेकिन जैसे ही कोई आपसे पूछे कि भारतीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो हम कहेंगे कि साहब भारत में अर्थशास्त्र के नियमों को लागू करने से जो आर्थिक व्यवस्था ने जन्म लिया है उसी व्यवस्था को हम भारतीय अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो अर्थव्यवस्था अपने आप में एक संपूर्ण शब्द नहीं है, और इसको संपूर्ण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इससे पहले किसी क्षेत्र का और या किसी समूह का नाम जोड़ा जाए। जैसे अगर मैं लिखूं भारतीय अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था से पहले मैंने कौन सा शब्द जोड़ दिया, भारतीय, और भारतीय समूह है या क्षेत्र है, भारत नामक क्षेत्र। अब मैं अगर इसी के साथ में जोड़ दूं विकसित अर्थव्यवस्था, तो विकसित कोई क्षेत्र नहीं है, कुछ देशों का एक समूह है। तो जैसे ही मैंने आपके समक्ष अर्थव्यवस्था से पहले क्षेत्र या समूह का नाम जोड़ा, जोड़ते ही हम बता सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब भारत की आर्थिक व्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब विकसित राष्ट्र कुछ हैं जो कहते हैं कि हम विकसित हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है वो विकसित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। तो जो उद्देश्य अर्थशास्त्र विषय का था वही उद्देश्य प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक रूप से उन नियमों को लागू करके जो व्यवस्था बनती है उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो जो टारगेट हमारे अर्थशास्त्र के थे वही टारगेट हमारे किसके आने वाले हैं, अर्थव्यवस्था के आने वाले हैं। लिंक करके वापस से पढ़ लेना कि नियम को मैंने पढ़ा कि मेरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मुझे किस प्रकार से उत्पादन करना चाहिए। तो वो जो नियम मैं पढ़ रहा हूं तब मैं क्या पढ़ रहा हूं, अर्थशास्त्र पढ़ रहा हूं, और उन नियमों को पढ़कर मैंने प्रैक्टिकली उत्पादन प्रारंभ कर दिया और उससे जो व्यवस्था निकली तो मैं किसका अध्ययन कर रहा हूं, मेरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहा हूं। अभी कोरोना के चक्कर में बिगड़ा, क्या बिगड़ी, भारतीय अर्थशास्त्र बिगड़ा या भारतीय अर्थव्यवस्था बिगड़ी? अर्थशास्त्र तो बिगड़ ही नहीं सकता, अर्थशास्त्र के तो नियम हैं, उन नियमों को आप चेंज जरूर कर सकते हो। नियमों को या तो ग्रहण करो या फिर उसको चेंज करो या फिर नए नियम बनाओ। अब जैसे ही उस अर्थशास्त्र के नियमों को हम चला रहे थे तो अर्थव्यवस्था हमारी चल रही थी, लेकिन कोरोना की मार से पट्टी से उतर गई। क्या उतर गई? आर्थिक व्यवस्था, जिसको हम अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो जैसे मान लो नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे वर्तमान में, उन्होंने अर्थशास्त्र के नियमों को पढ़ के एक व्यवहारिक रूप से उसको लागू करवाया, तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था बदली या भारतीय अर्थव्यवस्था बनी। और उन नियमों को लागू करने में कुछ कठिनाइयां निकल कर आई, कुछ चुनौतियां निकल कर आई, तो बिगड़ी भी क्या, अर्थव्यवस्था बिगड़ी। तो अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप ही क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था कहलाएगा। जो टारगेट हमारे अर्थशास्त्र के हैं वही टारगेट निश्चित रूप से किसके होंगे, अर्थव्यवस्था के, क्योंकि वास्तव में अर्थशास्त्र विषय के नियमों को ही तो हम लागू कर रहे हैं। तो टारगेट दोनों के ही क्या होंगे, समान रूप से होंगे। वृहद स्तर पर क्या है, अर्थशास्त्र बड़ा है, अर्थव्यवस्था बड़ी है। तो चूंकि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की ही शाखा है, तो मेन रूप से देखा जाए तो वृहद रूप से कौन है, अर्थशास्त्र है, और उसकी शाखा जो है वो एक क्या है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक जैसी हो सकती है? नहीं। हर देश की, हर समाज की, हर राज्य की अर्थव्यवस्था अलग अलग रूप से
प्रभावित होती है, बदलती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम उसको व्यवहारिक रूप से लागू करते हैं, जिस प्रकार सामाजिक व्यवस्थाएं अलग होती हैं, ठीक वैसे ही हर देश की अर्थव्यवस्थाएं भी अलग होती हैं। और इसी संदर्भ में हमें अब ये पढ़ना पड़ेगा कि वास्तव में अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो जैसे हमने अर्थशास्त्र के प्रकार पढ़े, वैसे ही हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। और अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि अर्थशास्त्र के जो नियम हैं उनको कहाँ लागू करके व्यवस्था बनाई जाती है। तो उस अर्थव्यवस्था रूपी भवन की नींव कितने पिलर पर टिकी हुई है? तो वो है 3 पिलर। फर्स्ट, प्रोडक्शन, उत्पादन। किसी भी नए उत्पाद को तैयार करना, बनाना उत्पादन कहलाता है। उसको पहुंचाना, बांटना वितरण कहलाता है। और उसको खरीदना, उसको प्राप्त कर लेना, बने हुए उत्पाद को क्या कहलाता है? उपभोग। तो अर्थव्यवस्था रूपी भवन या अर्थव्यवस्था रूपी इमारत 3 पिलर पर, 3 आधार स्तंभ पर टिकी हुई होती है। पहला क्या है? प्रोडक्शन, दूसरा क्या है? वितरण, और तीसरा क्या है? उपभोग। यहां से भी हम परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? उत्पादन, वितरण एवं उपभोग में लागू किए गए नियमों से जो व्यवस्था उत्पन्न होती है, वास्तव में वही व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे चाहो वैसे इसकी परिभाषा को अपन मोड़ के परिवर्तित करके लिख सकते हैं। उत्पादन का मतलब क्या है? कोई नया उत्पाद बना देना। जैसे मैं आपको एक नई क्लास पढ़ा दूं, तो मैंने एक नई सेवा का उत्पादन कर दिया, तो मैं हो गया उत्पादक। आप उस सेवा को ग्रहण कर रहे हैं, तो आप कौन है? लेने वाले उपभोक्ता। मेरे और आपके बीच का चैनल कौन है? मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप कहाँ से क्लास ले रहे हैं। आप डायरेक्ट मेरे से क्लास नहीं ले रहे हैं, आप सम्यक नामक एक चैनल का देखा जाए तो इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं सम्यक नामक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। तो ये बीच में व्यवस्था जो लग रही है उसको हम क्या कहेंगे? वितरण। अभी भी समझ में नहीं आया? तो किसान अनाज क्या करता है? उत्पादित करता है। तो किसान ने उत्पादन किया, फिर वो अनाज मंडी पर ले जाएगा लेकर अपने अनाज। तो वो जो अनाज मंडी वाले हैं वो क्या हैं? कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? वितरण के क्षेत्र से। और हम उन अनाज को खरीदेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के उपभोक्ता। तो अर्थव्यवस्था में 3 पहलुओं पर सबसे ज्यादा उन नियमों की व्यवस्था की जाती है। कुछ उत्पादन पर करके अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ वितरण के क्षेत्र में नियमों को लागू करते हैं, और कुछ किस पर फोकस करते हैं? उपभोक्ता पर। जैसे आप अगर इस सेवा का उपभोग कर रहे हैं, तो आपकी आवश्यकता की संतुष्टि किससे हो रही है? उपभोग करने से। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मान लो मेरे को कुछ पैसा मिल रहा है, तो मेरी आवश्यकताओं की संतुष्टि किससे हो रही है? इसका उत्पादन करने से। और हम दोनों को बीच में मिलाने वाली कड़ी कौन है? सम्यक इंस्टीट्यूट, जो आपको ज्ञान दे रहा है और हमें पैसा दे रहा है। तो वो कौन हो गया? एक वितरक का क्षेत्र हो गया। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र के जो नियम है वो 3 पहलुओं, 3 भागों या 3 स्तंभों पर लागू करके व्यवस्था जन्म लेती है। और वो 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? प्रोडक्शन, वितरण और कंजम्पशन। और इन्हीं के आधार पर हम अर्थव्यवस्था के प्रकार भी डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है? आज की इस क्लास में अपने को अर्थशास्त्र के प्रकार के साथ साथ अर्थव्यवस्था के प्रकार भी पढ़ने हैं। तो कितने प्रकार हैं? देखो, 3 आधारों पर इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला है राज्य की प्रकृति के आधार पर। हर शब्द अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए हर चीज को अपन 0 से पढ़ने वाले हैं। दूसरा वर्गीकरण जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर। और तीसरा वर्गीकरण जो है वो अपन करेंगे आर्थिक गतिविधियों के आधार पर। अब ये आर्थिक गतिविधि यहाँ आए तो दिमाग में इसका अपने आप में एक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि आर्थिक गति का मतलब आर्थिक क्रिया, आर्थिक पहलुओं की क्रिया, धन कमाने हेतु की गई क्रिया। अब यहाँ देखो, सबसे पहले राज्य। राज्य का मतलब क्या होता है? तो जब राजतंत्र चलता था, जब मोनार्की सिस्टम हमारे यहाँ पर एप्लीकेबल था देश में, विश्व में, तो उस समय तो राज्य का मतलब होता था राजा। अब लोकतंत्र में राज्य का मतलब क्या हो गया है? सरकार। इसका मतलब सरकार की प्रकृति के आधार पे 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित।
गहनता से इस टॉपिक को समझना आवश्यक है। ये टॉपिक वैसे आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, ये टॉपिक कहीं ना कहीं आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। पूंजीवाद, समाजवाद, इन दोनों के बीच की लड़ाई, बीच का रास्ता हमने अपनाया, हम तीसरी दुनिया के देश कहलाए, वगैरह वगैरह, ये यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले राज्य की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। राज्य का मतलब सरकार, राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य, देश की सरकार, देश नामक राज्य। तो उसकी प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य जो संबंध बनते हैं। कौन से संबंध? तो चूंकि हम अर्थशास्त्र ही पढ़ रहे हैं तो संबंध भी कौन से होंगे? आर्थिक संबंध, पैसों से जुड़े हुए, धन से जुड़े हुए संबंध। इनके आधार पर 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था, एक तो खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी कौन सी होती है? बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक क्रियाएं जब की जाती हैं तो पैसा आता है, तो किसके पास में कितना पैसा आया, कौन कितना धनी बना, इसके आधार पर 3 अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, विकसित अर्थव्यवस्थाएं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं और अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं। तो टोटल हमें देखा जाए तो 3, 2, 5 और 3, 8 प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राज्य की प्रकृति के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार, कि राज्य की प्रकृति के आधार पर कितनी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। तो देखो साथियों, पहली अर्थव्यवस्था जो होती है वो होती है पूंजीवादी। सबसे पहले हम इसी को पढ़ लें तो बाकी 2 बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। कैसे? पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती कौन सी है? कौन सी अर्थव्यवस्था को हम कहेंगे कि हाँ भाई फला देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है कि रशिया की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है? तो इसके लिए पहले हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पढ़ना आवश्यक है। कौन सी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी होती है? देखो समझो, मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था के 3 आधार स्तंभ होते हैं, उत्पादन, वितरण और उपभोग। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो सबसे पहले फोकस करती है किस पर? आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वो सबसे ज्यादा जोर देती है उत्पादन पर। पहला लक्षण पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हम किस अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे पहला लक्षण ये होता है कि ये अर्थव्यवस्थाएं सबसे ज्यादा फोकस करती हैं किस पर? उत्पादन को अधिकतम करने पर। ये प्लस 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 लिख रहा हूं, इसका मतलब बढ़ाने का मतलब, धनात्मक रूप से। तो पहला लक्षण, ऐसी अर्थव्यवस्था जो उत्पादन को अधिकतम करने पर जोर देती है, क्योंकि इनका ये मानना होता है कि जितना अधिक उत्पादन करेंगे उतना ही हम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर पाएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, उत्पादन से संबंधित जितने भी नियम हैं, क्या उत्पादित किया जाए, कितना उत्पादित किया जाए और किस दर पर उत्पादित किया जाए, ये सारे नियम ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में कौन बनाता है? तो यहां हम लिखेंगे कि यहां नियम बनाते हैं निजी क्षेत्र। ये नियम कौन बनाएगा? निजी क्षेत्र। अब दिमाग में फिर से एक प्रश्न आया कि सर आप बोल तो रहे हो सरकार निजी क्षेत्र पर, हमें तो यही नहीं पता कि कौन तो सरकार है और कौन निजी क्षेत्र है। तो आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ सिंपल, सम्यक इंस्टीट्यूट से आप क्लासेस ले रहे हैं, सम्यक इंस्टीट्यूट सरकार है या निजी क्षेत्र? सरकार के अतिरिक्त जो भी है वो सब निजी क्षेत्र मान लो। जैसे मैं अगर प्रधानमंत्री की बात करूं, भारत सरकार की बात करूं तो सरकार होगी, और अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज सरकार नहीं है। तो वो जो सरकार नहीं है वो सब कौन है? निजी क्षेत्र। अगर मैं खेत की बात करूं तो खेत में एक तो किसान है और एक सरकार है। तो सरकार तो चूंकि सरकार है, अब सरकार के अतिरिक्त जो किसान है वो कौन है? निजी क्षेत्र। दुकान का मालिक, यदि सरकार ने दुकान खोल रखी है तो वो जो दुकान है वो सरकारी दुकान हो गई, और अगर किसी व्यक्ति ने वो दुकान खोल रखी है तो वो दुकान एक निजी दुकान हो गई, निजी क्षेत्र की दुकान हो गई। तो यहां वापस से डिस्कस करो कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो उत्पादन को अधिकतम करने पर जोर देती है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन से जुड़े नियम कौन बनाता है? निजी क्षेत्र बनाता है। यानी ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार का कोई रोल नहीं होता। रोल का मतलब नियम बनाने में कोई रोल नहीं होता। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा,
सरकार इस प्रकार की नीति अपनाती है, हस्तक्षेप करेगी या अहस्तक्षेप करेगी? तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार अहस्तक्षेप की नीति अपनाती है। आप जितना चाहें उतना उत्पादन करें, आप जो चाहें वो चीज उत्पादित करें, और आप जिस दर पर चाहें उस दर पर चीज को उत्पादित करें। तो जब सरकार इन नियमों में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करती है, तो ये दूसरा लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का होता है। और तीसरा सबसे मेन, ऐसी अर्थव्यवस्था का सबसे मेन टारगेट क्या होता है? आर्थिक कल्याण। आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना। 3 प्रकार के लक्षण जिस अर्थव्यवस्था में मिल जाएं तो समझ लो वो अर्थव्यवस्था कौन सी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब अगर ये तीनों लक्षण हमारी अर्थव्यवस्था में मिलते हैं, देश की, भारत की अर्थव्यवस्था में मिलते हैं, तो निस्संदेह हम क्या कहेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और अगर ये तीनों लक्षण नहीं मिलेंगे तो हम कहेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। वापिस से सुनो, ऐसी अर्थव्यवस्था जो किस पर फोकस करती है? 3 स्तंभ जो थे पढ़े ना अपन ने, उत्पादन, वितरण, उपभोग। तो ऐसी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्थाएं जो उत्पादन को अधिकतम करने पर जोर देती हैं। उत्पादन क्या करना है, कितना करना है, ये सब कुछ नियम कौन बनाएगा? निजी क्षेत्र बनाएंगे। आज सम्यक एक दिन में कितने घंटे की क्लास ऑर्गेनाइज करवाई, स्टूडेंट्स से कितने रुपए चार्ज करें, कितने स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाएं, ये सारे नियम यदि सम्यक इंस्टीट्यूट खुद बनाए तो हम कहेंगे कि यहाँ पे नियम निजी क्षेत्र के व्यक्ति बना रहे हैं। ऐसा ही अगर सारी जगह हो जाए तो हम कहेंगे कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अप्रोच से प्रभावित है। और तीसरा, जहां इस अर्थव्यवस्थाओं का मेन टारगेट क्या होता हो? आर्थिक कल्याण को अधिकतम करना। तो ये 3 लक्षण जिस अर्थव्यवस्था में हैं उसको हम क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित करो, बहुत सिंपल शब्दों में इन लक्षणों को समेट के हम क्या कर सकते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को शब्दों में पिरो सकते हैं। वह अर्थव्यवस्था, पहला लक्षण, जो उत्पादन को अधिकतम करने पर जोर देती है, जहां उत्पादन से संबंधित समस्त नियम निजी क्षेत्र या बाजार के द्वारा बनाए जाते हैं, जिस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकतम आर्थिक कल्याण को प्राप्त करना होता है। और चौथा, अपने मन से लिख दो, जहां सरकार अहस्तक्षेप की नीति अपनाती है। उत्पादन से संबंधित नियमों पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, निजी क्षेत्र ही सर्वे सर्वा होता है। और निजी क्षेत्र हमेशा एक ही टारगेट के साथ काम करेगा कि उसे अपने लाभों को अधिकतम करना है। और इसीलिए इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का मेन जो लक्ष्य है वो क्या है? आर्थिक कल्याण की अधिकतम प्राप्ति या अधिकतम आर्थिक कल्याण की प्राप्ति। तीनों प्रकार के लक्षण जिस अर्थव्यवस्था में देखने को मिले तो हम कहेंगे कि वो अर्थव्यवस्था कौन सी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। किसने बताया ये कि भाई इस प्रकार के नियम लागू करके व्यवस्था को जन बनाओ, ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद कहेंगे? तो कौन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक? वही हैं जो अर्थशास्त्र के जनक थे। कौन? प्रोफेसर एडम स्मिथ। इन्होंने 1776 में पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक बोर्ड पे है, ज़्यादा जूम करके देखने की आवश्यकता नहीं है, बस पुस्तक का नाम हमने पिछली स्लाइड में देख लिया था, बस उतना ही ठीक है। इंटरनेट पे सर्च करोगे तो ये सारी पिक्स वगैरह आपको, इमेजेस वगैरह मिल जाती हैं। ये काम की नहीं है, बस इतना ध्यान में रख लो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक वही हैं जो अर्थशास्त्र के जनक थे। कौन? प्रोफेसर एडम स्मिथ। इन्होंने ही कहा था ये सब कुछ जो बोर्ड पे मैंने आपको पढ़ाया है। आई एम नॉट द फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इनकी जो बातें हैं वो मैंने पढ़ी और पढ़ के आपको सुनाई, समझाई। तो इन्होंने ही सबसे पहले पूंजीवाद का जो मॉडल था वो विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। अब जैसे इन्होंने वो मॉडल प्रस्तुत किया तो कई सारे देशों ने इस मॉडल को अपनाया, और जिन देशों ने इन मॉडल को सबसे पहले अपनाया वही पूंजीवाद के समर्थित देश कहलाए। तो कौन है पूंजीवाद का सबसे पहला और सबसे अनुपम समर्थित देश? अमेरिका। अमेरिका ने अपने यहां पे आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस मॉडल को अपनाया? जो मॉडल किसने प्रस्तुत किया? प्रोफेसर एडम स्मिथ ने। किस पुस्तक में? वेल्थ ऑफ नेशन में। तो अमेरिका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की नींव कहलाता है, जनक कहलाता है, उदाहरण कहलाता है। अब जैसे ही ये अर्थव्यवस्था का मॉडल सामने निकल कर आया, अमेरिका ने इसको अपनाया, तो देखते ही देखते अमेरिका एक महाशक्ति बनकर निकला। महाशक्ति किस संदर्भ में? पैसों के संदर्भ में, आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आया।
लेकिन बहुत टाइम के पश्चात इस मॉडल में कुछ कमियां निकल कर आई। कमियां क्या थी वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। कमियां जब निकल कर आई तो उन कमियों को दूर करने के लिए कुछ लोग, कुछ ऐसे विचारक निकल कर आए जिन्होंने पूंजीवाद की जगह एक नया अप्रोच प्रतिपादित किया। और उनमें सबसे प्रमुख नाम आता है जर्मनी के समाज सुधारक, राजनीतिक विचारक और अर्थशास्त्री जिनका नाम है प्रोफेसर कार्ल मार्क्स। और उनके द्वारा एक नया मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिस मॉडल को अपनाने से एक नई व्यवस्था उत्पन्न हुई और वो व्यवस्था कहलाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो अब देखो, सुनो, ध्यान से सुनो, उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस सुनते रहो कि पूंजीवादी मॉडल में कमी क्या थी। वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने क्या कहा, प्रोफेसर एडम स्मिथ ने? इन्होंने ये कहा कि उत्पादन को अधिकतम करो। उत्पादन को अधिकतम करने के लिए जो नियम बनाने हैं उसमें सरकार को इंटरफेयर ना करे, निजी क्षेत्र जैसे चाहे वैसे अपने उत्पादन को बढ़ावा दे। और निजी क्षेत्र का टारगेट एक ही होता है, क्या करना? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, आर्थिक कल्याण को बढ़ाना। तो इस व्यवस्था को लागू करने के बाद में कई देशों में औद्योगिक क्रांतियां निकल कर आई। उद्योग धंधे उस समय उत्पादन के सबसे बड़े आधार स्तंभ थे। और कहते भी हैं कि किसी देश में अगर आर्थिक विकास को तीव्र गति से प्राप्त करना है, आर्थिक गतिविधियों को तीव्र गति से बढ़ाना है, तो औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले समझने का प्रयास करो। इन्होंने कहा कि उत्पादन को बढ़ावा दो, उत्पादन को प्लस 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 करो। कब आई थी इनकी पुस्तक? 1776 में। और 1776 में उत्पादन दो जगह से होता था, या तो होता था कृषि क्षेत्र से और या होता था उद्योग से। सेवा नामक जो क्षेत्र था वो 1776 में उतना विकसित नहीं था जितना विकसित वर्तमान समय में है। तो उत्पादन करके आर्थिक कल्याण प्राप्त करने के लिए दो ही क्रियाएं लोगों के समक्ष प्रस्तुत थी। जब से मनुष्य ने होश संभाला तब तो एक ही थी, कृषि। फिर बौद्धिक विकास थोड़ा सा हुआ तो उद्योग करना भी सीख गए। एडम स्मिथ का यह मानना था कि अगर उत्पादन को अधिकतम करना है तो कृषि के उत्पादन को मत बढ़ाओ। किसको बढ़ाओ? उद्योग के उत्पादन को। क्यों? क्योंकि एडम स्मिथ का यह मानना था कि कृषि मानव के नियंत्रण के बाहर होती है। कृषि में मानव कितनी जी तोड़ मेहनत कर ले, लेकिन अगर परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं है, तो देखा जाए तो भौगोलिक परिस्थितियां, देखा जाए तो बारिश की परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं है, तो कृषि में किए गए उत्पादन से लाभ अधिकतम नहीं होगा। इसलिए इन्होंने कहा कि मेन फोकस किस पर करना चाहिए? इंडस्ट्रीज पर, औद्योगिक क्षेत्र पर। और हर उद्योग का टारगेट होना चाहिए क्या? उत्पादन को बढ़ावा देना। उद्योग में उत्पादन अधिकतम कैसे हो, इसके लिए दो पहलू सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो है मालिक जो उद्योग को स्थापित करेगा, और एक है श्रमिक, मजदूर जो अपना पसीना बहाएंगे। मालिक क्या लगाएगा उद्योग में? पूंजी। कैपिटल, पैसा लगाएगा। और श्रमिक उद्योग में क्या लगाएगा? श्रम। तो दोनों को अपना आर्थिक कल्याण भी करना है, क्योंकि पूंजीवाद का तीसरा लक्षण हमने क्या पढ़ा? अधिकतम आर्थिक कल्याण को प्राप्त करना। अब मालिक अपने आर्थिक कल्याण को कैसे प्राप्त करे? पूंजी लगाए, और पूंजी लगाकर क्या प्राप्त करे? उद्योग से लाभ। और श्रमिक जो हैं वो क्या लगाएं? श्रम। और श्रम के बदले क्या प्राप्त करें? मजदूरी। तो श्रमिक ये प्रयास करें कि उन्हें अधिक मजदूरी मिले, और मालिक ये प्रयास करें कि वो अपने खर्चों को कम करके क्या करें? अधिक से अधिक मजदूरी को लाभ को बढ़ावा दें। तो अगर श्रमिक अधिक मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं और मालिक अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उद्योग की प्रगति होगी। और अगर किसी देश में उद्योगों की प्रगति होगी तो निश्चित रूप से उसकी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी, और इससे देश की जो वेल्थ है, वेल्थ ऑफ नेशन जो है, वो अपने आप ही बढ़ती रहेगी। ये कहना था पूंजीवाद के समर्थक, पूंजीवाद के प्रणेता प्रोफेसर एडम स्मिथ का। अब जैसे ही उद्योगपतियों ने इस व्यवस्था को अपनाया, देशों ने इस व्यवस्था को अपनाया, तो देखते ही देखते वो देश जो थे वो महाशक्ति बनकर उभर कर आए। अमेरिका इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है।
लेकिन इसमें कमी क्या थी? इसमें कमी थी कि दोनों के लक्ष्य तो है समान, लेकिन दोनों के लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में एक विरोधाभास भी झलकता है। मजदूर अधिक मजदूरी प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? अधिक समय के लिए काम करेंगे, और मालिक अपने लाभों को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? अपने खर्चों पर कंट्रोल करेंगे। तो मजदूरों ने 8 घंटे की बजाय 10 घंटे काम करना शुरू किया। 10 घंटे काम करने के बाद में उन्होंने 10 घंटे के हिसाब से मजदूरी मांगी। तो मालिकों ने कुछ समय के बाद जब उनके पास में संसाधन बढ़ते गए तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि साहब, हम तो हमारा खर्चा जो है वो कम करना चाहते हैं, और हमारा सबसे बड़ा खर्चा है आप लोगों की मजदूरी। तो आपने 10 घंटे काम किया हो या 12 घंटे, हम तो आपको 5 घंटे के हिसाब से पैसा देंगे। पूरा समाज जो था वो 2 धड़ों में बट गया, एक मालिक वर्ग, दूसरा मजदूर वर्ग, और दोनों के हितों में एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। चूंकि पूंजी रूपी संसाधनों पर जो सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है, उस पर नियंत्रण किसका था? मालिक का था। और एडम स्मिथ ने इस मॉडल में ये कहा भी था कि लाभों पर एकाधिकार मालिक का होना चाहिए। मजदूरों को केवल और केवल क्या मिलनी चाहिए? मजदूरी मिलनी चाहिए, जो एक निश्चित दर से हो। लाभों में हिस्सा किसको ना दो? मजदूरों को मत दो। क्यों मत दो? क्योंकि लाभ पूंजी लगाने वाले व्यक्ति को ही मिलता है प्रतिफल के रूप में, और चूंकि पूंजी मालिक ने लगाई है तो लाभ भी किसका रहेगा? मालिक का ही रहेगा। हाँ, मजदूर जो श्रम कर रहे हैं उसके बदले उनको क्या दी जाए? मजदूरी दी जाए। आर्थिक कल्याण की बात दोनों की कही गई थी इस मॉडल में, परंतु इसको जब लागू किया गया तो एक ऐसी व्यवस्था ने जन्म लिया जिसमें एक वर्ग थोड़ा मजबूत हो गया और एक वर्ग काफी हद तक कमजोर। और ये प्राकृतिक नियम की बात है कि कमजोर का शोषण कौन करेगा? जो मजबूत होगा। तो मालिकों ने धीरे धीरे शोषण करना शुरू किया। किसका? मजदूरों का। पीड़ित, प्रताड़ित और शोषित मजदूर जो थे वो अपने आप को समाज से कटा हुआ महसूस करने लग गए। तो इस मॉडल में कहीं ना कहीं आर्थिक कल्याण की बात जो कही गई थी, वही बात को इस प्रकार से लागू किया गया, इतनी गलाकाट प्रतिस्पर्धा निकल कर आई कि समाज का एक वर्ग निम्नतम स्थिति को प्राप्त कर रहा था और एक वर्ग उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने लग गया, और इससे अमीरी और गरीबी के बीच में एक अंतर जो था वो बढ़ता गया। इसी कमी के दौरान हमारे विश्व में एक एंग्री यंग मैन का जन्म हुआ, जिनको हम कहते हैं प्रोफेसर कार्ल मार्क्स। कहाँ के थे? जर्मनी के। और उन्होंने ये समझा कि उनके उस तात्कालिक समाज में जो कमी थी, उस कमी के पीछे सबसे बड़ा रोल किसका था? पूंजीवादी अप्रोच का। अगर उत्पादन को अधिकतम करने की बजाय समान वितरण पर कार्य किया गया होता, सबको समान रूप से संसाधन वितरित किए हुए होते, संसाधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का एकाधिकार नहीं होता, तो शायद समाज की स्थिति कुछ और होती। और इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और इसके बाद में दूसरा क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन है जनक? प्रोफेसर कार्ल मार्क्स। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? दास कैपिटल। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो 3 लक्षण हैं, इनको विपरीत कर दिया जाए तो समाजवादी अर्थव्यवस्था अपने आप में ही समझ में आ जाएगी। वापस से रिवीजन करें अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के 3 लक्षणों का, तो पहला लक्षण है उत्पादन को अधिकतम करना। तो यहाँ इसका लक्षण क्या होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का? इसका लक्षण होगा समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये उत्पादन पर अधिकतम करने पर जोर देती है पूंजीवादी, तो समाजवादी किस पर जोर देगी? समान वितरण पर जोर देगी। अर्थव्यवस्था के 3 पिलर जो थे ना, पहला कौन सा था? उत्पादन। तो उत्पादन से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था कौन सी है? पूंजीवादी। और वितरण के ऊपर केंद्रित अर्थव्यवस्था जो है वो कौन सी कहलाएगी? समाजवादी। दूसरा लक्षण पूंजीवादी का क्या था? उत्पादन से संबंधित समस्त नियम कौन बनाए? निजी क्षेत्र बनाए। तो यहां उत्पादन से संबंधित नियम कौन बनाएगा? वितरण से संबंधित नियम कौन बनाएगा? सरकार। तो यहां नियम बनाने की शक्ति किसको दी गई? सरकार को। क्यों? नाम है समाजवादी। जो समाज को ध्यान में रखकर मॉडल प्रस्तुत किया गया वो समाजवादी।
और समाज का सबसे बड़ा प्रतिनिधि कौन होता है? हम समाज के लोग लोकतंत्र में किसका चयन करते हैं? सरकार का चयन करते हैं। तो वो सरकार ही समान वितरण से संबंधित नियमों को देखे और नियमों को बनाए या बदले। इसलिए इस अर्थव्यवस्था को सरकार द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। निजी क्षेत्र इस अर्थव्यवस्था में बहुत देखा जाए तो नीचे की ओर होता है, जबकि पूंजीवादी में सबसे ऊपर वर्चस्व किसको दिया जाता है? निजी क्षेत्र को। यहां सरकार हस्तक्षेप की नीति अपनाएगी तो यहां सरकार का पूर्णतः हस्तक्षेप देखने को मिलेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का तीसरा लक्षण था अधिकतम आर्थिक कल्याण की प्राप्ति। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य लक्षण क्या होगा? अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति। इन तीन लक्षणों वाली जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। यदि ये तीनों लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था में मिलते हैं, यदि भारत में समान वितरण पर काम किया जाता है, यदि भारत में समस्त नियम सरकार के द्वारा ही बनाए जाते हैं, निजी क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं होती है, यदि भारतीय अर्थव्यवस्था का एकमात्र टारगेट अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति है, तो हम कहेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। इसका मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था ना तो पूंजीवादी अप्रोच की है और ना ही समाजवादी अप्रोच की है। जैसे ही कार्ल मार्क्स ने ये बुक लिखी, मजदूरों एक हो जाओ का नारा दिया और ये कहा कि मालिकों के पास में जो संसाधन हैं वास्तव में वो संसाधन अकेले मालिकों के नहीं हैं, मजदूरों का उनमें बहुत बड़ा योगदान है, तो इन्होंने मजदूरों को प्रेरित किया इस पुस्तक के माध्यम से कि मजदूर वर्ग एकजुट हो जाए और संसाधनों की मांग करे। किससे? मालिकों से। और अगर मांगने के बाद भी मालिक वो संसाधन ना दें तो मजदूरों एक हो जाओ और वो संसाधन छीन लो। मजदूर बोले थैंक यू सो मच, हमें तो ये पता ही नहीं था कि मालिकों के संसाधनों पर हमारा भी अधिकार है। अगर ऐसी ही बात है तो ये संसाधन चूंकि हमारे हैं तो हम तो लेकर रहेंगे। तो वापस से एक समय के पश्चात समाज में अराजकता समाप्त होने की बजाय और बढ़ती गई, क्योंकि मजदूर वर्ग जो था वो पावर में आ गया। तो उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया हड़ताल से, तालाबंदी से, और देखते ही देखते समाज में जो शोषण था वो समाप्त होने की बजाय केवल और केवल बदल गया। लगे हाथ 1930 में पूरे विश्व में एक मंदी का दौर आया जिसको हम तीसा की मंदी कहते हैं, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 30s। जैसे होता ना 40 20, वैसे ही 30 का दशक, तीसा। तो 1930 की वैश्विक मंदी आई और उसी दौरान 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, जो 1945 में जाके समाप्त हुआ। तो 1945 के बाद में एक नया विश्व निकल कर आया जिसके निर्माण की जिम्मेदारी विजेता राष्ट्रों के पास थी। तो अब उन राष्ट्र के नीति निर्माताओं के दिमाग में यह प्रश्न कौंध गया कि 1945 के बाद इस विश्व को किस अर्थव्यवस्था की तरफ मोड़ा जाए? पूंजीवाद की तरफ मोड़ा जाए या समाजवाद की तरफ मोड़ा जाए? अब देखो, दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के। पूंजीवाद और समाजवाद कहते हैं कि नदी के दो किनारे हैं जो आपस में कभी नहीं मिलते। पूंजीवादी अप्रोच का एकदम विपरीत अप्रोच कौन सा है? समाजवाद। सोवियत संघ ने सबसे पहले कार्ल मार्क्स की व्यवस्था को अपनाया। प्रोफेसर एडम स्मिथ की व्यवस्था को सबसे पहले किसने अपनाया? अमेरिका ने। तो एक तो समाजवाद पोषित और समर्थित राष्ट्र बन गए और कुछ बन गए पूंजीवाद पोषित और समर्थित राष्ट्र। और यही कारण है कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के मध्य कई वर्षों तक शीत युद्ध की स्थिति भी बनी रही। वो आप अदर सब्जेक्ट्स में पढ़ना, व्हाट इज द शीत युद्ध और उसका क्या प्रभाव था, क्यों हुआ था, वगैरह वगैरह। लेकिन इतना हम समझ जाते हैं कि पूंजीवाद और समाजवाद दो किनारे हैं जो कभी भी एक नहीं होते। तो राष्ट्र के निर्माता जो उस समय थे, विश्व के निर्माता 1945 के बाद, उनके दिमाग में ये प्रश्न था सबसे बड़ा कि अब इस नए विश्व को किस मॉडल की तरफ लिया जाए। क्या वापस से पूंजीवाद लाया जाए? अगर पूंजीवाद अंतिम सत्य होता तो समाजवादी अप्रोच सामने ही नहीं आता, और यदि समाजवाद अंतिम सत्य होता तो शायद ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती कि समाजवाद की कमियां हैं, उसको कैसे दूर करें। तो इस दौरान एक नए अर्थशास्त्री, एक चतुर अर्थशास्त्री भी सामने निकल कर आए जिनका नाम था प्रोफेसर जॉन मेनार्ड केन्स।
और इन्होंने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के अच्छे अच्छे लक्षणों को मिलाकर एक नई अर्थव्यवस्था का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। कौन है इसके रचयिता? ब्रिटिश अर्थशास्त्री प्रोफेसर जॉन मेनार्ड केन्स। 3 मॉडल हैं, 3 अर्थशास्त्री हैं और 3 पुस्तक हैं, अच्छे से इसको पढ़ लेना। पहला मॉडल है पूंजीवाद, लेखक प्रोफेसर एडम स्मिथ, पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन। दूसरा मॉडल है समाजवाद, लेखक प्रोफेसर कार्ल मार्क्स, पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। तीसरा मॉडल है मिश्रित अर्थव्यवस्था, लेखक कौन है? जॉन मेनार्ड केन्स, पुस्तक का नाम क्या है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो अब ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? बहुत सिंपल, ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण है। मिला दो इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं को, मिलाने के बाद जो अर्थव्यवस्था निकलेगी उसी को अपन मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो यहाँ ऐसी अर्थव्यवस्था जो उत्पादन पर आधारित है पूंजीवाद, ऐसी अर्थव्यवस्था जो समान वितरण पर आधारित है समाजवाद। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो अधिकतम उत्पादन के साथ साथ उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखकर नियम बनाती है, जहां उत्पादन क्षमता के अनुसार और उपभोग आवश्यकता के अनुसार किया जाए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नियम निजी क्षेत्र और सरकार दोनों मिलाकर या मिलकर बनाते हों, यानी वहां पे निजी क्षेत्र और सरकार दोनों का मिश्रण है नियमों के संदर्भ में। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका उद्देश्य आर्थिक कल्याण को प्राप्त करते हुए सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना हो। पूंजीवाद का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य क्या था? आर्थिक कल्याण। समाजवाद का क्या था? सामाजिक कल्याण। आर्थिक और सामाजिक कल्याण जिसके सबसे प्रमुख लक्ष्य होते हों, कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। तो इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रित मॉडल ही कौन सा मॉडल कहलाता है? मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमीज। जॉन मेनार्ड केन्स के इस मॉडल को सबसे पहले किस देश ने अपनाया? हमने अपनाया। तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अनुपम उदाहरण कहलाता है। साथियों, वर्तमान समय में ना तो कोई देश पूर्णतः पूंजीवाद है और ना ही किसी देश में पूर्णतः समाजवाद है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही अपने मॉडल को क्या कर रहे हैं? चेंज करते जा रहे हैं। जो पूंजीवादी थे वो समाजवाद की तरफ आ रहे हैं, जो समाजवादी थे वो पूंजीवाद भी अपना चुके हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि पूंजीवादी मॉडल के सबसे मेन अनुपम उदाहरण है अमेरिका, समाजवादी मॉडल का सबसे अनुपम उदाहरण है यूएसएसआर, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अनुपम उदाहरण कौन सा है देखा जाए तो भारत। तो इस प्रकार राज्य की प्रकृति के आधार पर 3 अर्थव्यवस्थाओं के मॉडल हैं। और एक बात और है, इन तीनों मॉडल में मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है वो भारत ने जो अपनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को चुना, उससे हमारा वर्चस्व घटता नहीं है, उल्टा बढ़ता है। क्योंकि ना तो हम पूंजीवाद के सगे हैं और ना ही समाजवाद के सगे हैं। हम पूंजीवादी भी हैं, समाजवादी भी हैं, क्योंकि दोनों का मिश्रण ही तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो जैसे ही पूंजीवादी देशों का बोलबाला बढ़ता है, हम पूंजीवाद के समर्थक बन जाते हैं, और जैसे ही समाजवादी अप्रोच वाले देशों का देखा जाए वर्चस्व बढ़ता है, तो हम समाजवाद के सुर में सुर मिलाने लग जाते हैं। और इसी हम चूंकि ना तो हम कैपिटलिस्ट हैं ना ही हम सोशलिस्ट हैं, तो कई बार हम जैसे देशों को तीसरी दुनिया के देश की संज्ञा भी दी जाती है। वो बात की बात है। लेकिन यहां पर यह समझ लें कि ना तो हम यूएसए के परम मित्र हैं और ना ही हम यूएसएसआर या चाइना के परम मित्र हैं। किसी जमाने में हमारा सोवियत संघ या रशिया बहुत बड़ा मित्र था, लेकिन वर्तमान में इसी समाजवाद से साम्यवाद निकल कर आया और साम्यवाद का समर्थित देश है चाइना। तो ना तो हम चाइना के परम मित्र हैं और ना ही हम अमेरिका के परम मित्र हैं। हम तो किसके परम मित्र हैं? परिस्थितियों के। जैसे ही चाइना से तनातनी होती है, मोदी जी दौरा कर आते हैं अमेरिका का और कहते हैं कि वी आर द पार्टनर्स, तो दिल की धड़कनें बढ़ती हैं। किसकी? चाइना की। क्योंकि चाइना जानता है कि अकेला वो अमेरिका का कुछ नहीं कर सकता। इंडिया का साथ मिल जाए तो वो शायद अमेरिका को भी देखा जाए तो नीचे कर सकता है। लेकिन चूंकि इंडिया तो अब अमेरिका के साथ हो रहा है, तो शी जिनपिंग जो हैं वो मोदी जी की बातों को मानने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। कूटनीतिकता जो है वो भी इस मॉडल में कहीं ना कहीं छुपी हुई है।
जैसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के अन्य राष्ट्रपति जो भी आए हैं या जो आने वाले हैं वो बातें हमारे अहित की कर रहे हैं, तो हमारा जो झुकाव है वो चाइना की तरफ बढ़ जाता है। और यही कारण है कि चूंकि हम ना तो पूंजीवाद के सगे हैं ना ही समाजवाद के सगे हैं, इस वजह से देखा जाए तो हमारे संबंधों को समझना भी बड़ा मुश्किल है। कभी चाइना के साथ संबंध हिंदी चीनी भाई भाई, तो कभी चाइना को हम कहते हैं कि आंख में आंख दिखाने का मौका आ चुका है। कभी लगता है कि अमेरिका के जैसे तो हमारा परम मित्र कुछ कोई नहीं है, और कभी लगता है कि हमें अमेरिका की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब कुछ इस अर्थव्यवस्था को अपनाने के पीछे कुछ कूटनीतिक विचार भी थे, वो अपन आगे पॉलिटी में या आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी डिस्कस करते रहेंगे। तो राज्य की प्रकृति के आधार पर 3 मॉडल पढ़े, तीनों के लक्षण पढ़े, तीनों मॉडल के प्रणेता का नाम पढ़ा, उनकी पुस्तकों का नाम पढ़ा। अब अगला जो वर्गीकरण आता है वो वर्गीकरण आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर। अब सबसे पहले दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसे कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब है 2 देशों के मध्य होने वाले संबंध। कौन से संबंध? आर्थिक संबंध। तो 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य जो भी आर्थिक गतिविधियों के संबंध होते हैं उनको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक भी होते हैं, कूटनीतिक भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चूंकि अर्थव्यवस्था का डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारा मेन संबंध जो है वो किस पर टिका हुआ होगा? आर्थिक पहलुओं पर, आर्थिक गतिविधियों पर। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में 2 चीजें आती हैं, एक तो आता है आयात और एक आता है निर्यात। आयात का मतलब किसी दूसरे देश से कोई वस्तु या सेवा को खरीदना। जैसे मान लो ये भारत है, अब इस भारत के बाहर सीमा से अगर कोई चीज़ आ रही है, हमने बाहर से कोई चीज़ मंगवाई, दैट इज़ आयात, और हमने मान लो इस सीमा से बाहर कोई चीज़ भेजी तो उसको हम कहेंगे निर्यात। आयात और निर्यात वस्तु या सेवा का किया जाता है, उसके बदले कुछ पैसों का या तो भुगतान किया जाता है या भुगतान प्राप्त होता है। अगर हम किसी चीज़ का आयात करेंगे यानी किसी दूसरे देश से कोई चीज़ मंगवाएंगे तो हमें भुगतान करना पड़ेगा, और अगर हम किसी दूसरे देश को कोई चीज़ बेचेंगे तो सिंपल सी बात है वो हमें भुगतान करेगा, तो उससे हमें कुछ पैसा प्राप्त होगा। तो आयात और निर्यात इन संबंधों के आधार पर भी अर्थव्यवस्था के 2 विशिष्ट वर्गीकरण होते हैं। एक तो होती है बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, और दूसरी कहलाती है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात के संबंध में सरकार के नियम कठोरता से लागू किए जाते हैं। जहां आमतौर पर ना आयात ना निर्यात की स्थिति आती है उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। आयात करना है तो हम हमारी मर्जी से नहीं कर सकते, हम का मतलब निजी क्षेत्र, हमें सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, और सरकार की अनुमति लेने का मतलब सरकार अनुमति नहीं देने वाली, और अगर देगी भी तो उसकी प्रक्रिया जो है वो काफ़ी जटिल होगी। अगर हम किसी दूसरे देश को कुछ सामान बेचना चाहते हैं तो हम हमारी मर्जी से नहीं बेच पाएंगे, हमें अनुमति लेनी पड़ेगी। किसकी? सरकार की। और सरकार की अनुमति लेने का मतलब सरकार की अनुमति नहीं मिलने वाली। तो सिंपल शब्दों में हम लिख सकते हैं कि वह अर्थव्यवस्था जहां आयात और निर्यात के संबंध में कठोर नियम बनाए जाते हैं, जहां अर्थव्यवस्था का गेट बंद कर रखा है, ना तो इस गेट के बाहर कोई निर्यात करेगा और ना ही इस गेट के बाहर से कोई चीज़ यहाँ पर आयात की जाएगी, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थात जहां आयात और निर्यात के संबंध में सरकार के नियम कठोरता की बजाय सरलता से लागू किए गए हैं। मैं अगर चाहूं कि मैं कोई शर्ट का उत्पादन कर रहा हूं और मैं चाहूं कि वो अमेरिका जाके बेचूं तो मैं आसानी से बेच सकता हूं। सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक होगी भी तो बहुत आसानी से अनुमति मिल जाएगी, यानी सरकार उदार बन चुकी है। आयात अगर मैं किसी दूसरे देश से करना चाहूं, मुझे मान लो चमड़े के कुछ आइटम्स बनाने हैं और चमड़ा मैं अगर किसी दूसरे देश से आयात करना चाहूं तो मैं बिना किसी सरकारी नियम या औपचारिकता के वो कर सकता हूं। तो मतलब सरकार ने सब कुछ खुला छोड़ रखा है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे। कौन सी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, कौन सी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो बड़े सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं, हम आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को। 1947 से वर्ष 1991 तक
भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति बंद अर्थव्यवस्था के समान थी और 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए। 91 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था के समान है, यानी हमारा ही देश इन दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के प्रकारों का अनुपम उदाहरण है, रह चुका है। 1991 से पहले तक हमारे यहाँ पर आयात और निर्यात के नियम कठोर थे। सरकार आयात और निर्यात को लेकर थोड़ी रिजिड मेंटालिटी की थी। 1991 में कुछ परिवर्तन किए गए, कुछ सुधारात्मक प्रयास लागू किए गए, उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था बन गई। वो क्या कारण थे कि हमने 1991 से पहले अर्थव्यवस्था को बंद रखा, और वो क्या कारण थे कि हमने 1991 के बाद अर्थव्यवस्था के आयात निर्यात के बीच का जो गेट है, उस गेट को हमने खोल दिया। तो ये अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जब उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण पढ़ेंगे, उसके ऊपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ तो इन दोनों का मतलब समझ लें। जहाँ आयात और निर्यात को लेकर नियम कठोर हैं, जहाँ ना आयात ना निर्यात या आयात और निर्यात के संबंध में सरकारी नियम कठोर हैं, वो अर्थव्यवस्था किस प्रकार की रहेगी? बंद अर्थव्यवस्था, जो खुद के संसाधनों से अपना विकास करने पर जोर देती है, बंद अर्थव्यवस्था। जहाँ आयात और निर्यात खुलेपन से किए जाते हैं, इट मीन्स जहाँ सरकारी नियम जो हैं वो कठोर नहीं है, फ्लेक्सिबल हैं, लोचशील हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहेंगे खुली अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1991 के वर्ष तक किस प्रकार की थी? बंद अर्थव्यवस्था के प्रकार की। 91 में कुछ आर्थिक सुधार थे, एलपीजी मॉडल, वो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी रही है? खुली अर्थव्यवस्था। तो हमने 5 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पढ़ ली हैं, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, फिर है बंद अर्थव्यवस्था और उसके बाद है खुली अर्थव्यवस्था। एक वर्गीकरण और है, और वो वर्गीकरण कौन सा है? वो है आर्थिक गतिविधियों के आधार पर। आर्थिक गतिविधियों का मतलब पैसा, आर्थिक क्रियाएं, उद्योग, कृषि, सेवा, इनसे हम कितना लाभ अर्जित कर पा रहे हैं, कितना धन प्राप्त कर पा रहे हैं, उससे हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, संसाधनों का हम किस प्रकार उपयोग कर पा रहे हैं, इसके आधार पर भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहली है डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरी है डेवलपिंग इकोनॉमी, विकासशील अर्थव्यवस्था। तीसरी को किसी जमाने में अविकसित कहते थे, विकसित से पहले अ नामक उपसर्ग। ये थोड़ा इनको बुरा लगा इन देशों को कि इट हर्ट्स, विकसित से पहले अ लगाने का मतलब तो हमारे विकास होगा ही नहीं, तो इनका दिल रखने के लिए आजकल इनको अल्प विकसित भी कहते हैं, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि अल्प का मतलब थोड़ा बहुत तो है, अविकसित का मतलब विकास है ही नहीं। तो एक प्रकार की अर्थव्यवस्था कौन सी होगी? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होगी। अब कौन सी अर्थव्यवस्था को विकसित कहेंगे, कौन सी अर्थव्यवस्था विकासशील कहलाएगी और कौन सी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित होगी? तो उदाहरण नहीं बताना कि अमेरिका डेवलप्ड है, इंडिया डेवलपिंग है और अफ्रीकी देश जो हैं वो लिस्ट डेवलप्ड है, नहीं, इनको वो तुलनात्मक अध्ययन हमें करना पड़ेगा। तो तुलनात्मक अध्ययन किस प्रकार से होगा? देखो, तुलनात्मक अध्ययन अपन ने स्लाइड में कर रखा है कि विकसित, विकासशील और अल्प विकसित देशों में कौन कौन सी स्थितियों के आधार पर हम किस देश को विकसित कहें, किसको विकासशील और किसको अल्प विकसित कहें। तो ये अध्ययन कैसा है, देखो साथियों, एक एक करके पढ़ते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था का सबसे पहला लक्षण ये होता है कि यहाँ जो संसाधन होते हैं उनका पूर्णतः दोहन हो चुका होता है। संसाधन जो प्रकृति ने दिए हैं, जो मानव निर्मित संसाधन है, कोई से संसाधन मान लो, मानव खुद एक संसाधन माना गया, इनका पूर्ण दोहन हो चुका है। दोहन का मतलब उपयोग में ले चुके हैं, उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है, काम में आ चुके हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों का पूर्ण दोहन है, विकसित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां संसाधनों की जानकारी हो चुकी है कि हमारे पास क्या क्षमताएं हैं और हम आवश्यकताओं को मद्देनजर उन क्षमताओं का उपयोग करना शुरू कर चुके हों, तो ऐसी अर्थव्यवस्था कौन सी कहलाएगी? विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाएगी। जो विकसित यानी विकास को प्राप्त कर चुकी हैं, विकसित, विकासशील जो विकास को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं, डेवलपिंग, और अल्प विकसित का मतलब जो अभी भी विकास से काफी दूर हैं, अर्थात यहां संसाधनों का क्या है? अपूर्ण दोहन है। लक्षण नंबर दूसरे की अगर बात करें तो ऐसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय उच्चतम लेवल पर है, विश्व बैंक के आंकड़े हैं, वो अपन आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तो ये समझ लिए
कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्रति व्यक्ति आय यानी एक व्यक्ति की आय उच्चतम लेवल पर है, विकसित अर्थव्यवस्था। ऐसे अर्थव्यवस्थाएं या ऐसे देश जहां की प्रति व्यक्ति आय उच्च या मध्यम स्तर तक है, या तो उच्च या मध्यम, तो ऐसी अर्थव्यवस्था कौन सी कहलाएगी? विकासशील। और ऐसी अर्थव्यवस्था जिनकी प्रति व्यक्ति आय निम्नतम स्तर पर है, कौन सी कहलाएगी? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तकनीक की बात करें, टेक्नोलॉजी, लॉकडाउन के बाद में तो टेक्नोलॉजी की डिमांड जो है वो लगातार ही बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि हम भी घर पे बैठ के क्लास ले रहे हैं। किसी ज़माने में इंस्टीट्यूट्स में जाना पड़ता था, अब तो घर पे बैठे मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से अपन चीज़ें ले पा रहे हैं। तो तकनीकी साउंडनेस लगातार बढ़ती जा रही है। उसी तकनीक के आधार पर एक लक्षण और देख लेते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहाँ पर तकनीकी क्षमता जो है वो नेतृत्व स्तर की है। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं पूरे विश्व को तकनीक के मामले में लीड कर रही हैं, कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाएगी? विकसित अर्थव्यवस्था। नई टेक्निक सबसे पहले यही लेके आते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहलाएंगी। और वो अर्थव्यवस्थाएं जो नई तकनीक तो नहीं बना पा रही हैं, लेकिन जैसे ही नई तकनीक आती है उसको बहुत जल्दी ग्रहण कर लेती हैं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। बनाती तो ये भी हैं, लेकिन ये संभाव्य हैं, संभाव्य नेतृत्व देश, यानी संभावना है कि अगले भविष्य में, निकट भविष्य में ये लोग इनको डील करने वाले हैं। और ऐसे देश जिसमें आज भी क्या है, परंपरागत तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे वो नंबर घुमा के वो फ़ोन वाला जो सिस्टम चलता था वही चल रहा है, तो वो वाले देश जो हैं वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहलाएंगे। इन 3 लक्षणों के साथ साथ कुछ और लक्षण भी अपन लिख सकते हैं। ऐसे देश या ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनमें मानव विकास सर्वोच्च लेवल पर आ चुका है। और मानव विकास में 2 चीज़ें हैं, एक तो है शिक्षा और एक स्वास्थ्य। आय के साथ साथ इन दोनों पहलुओं का भी ध्यान में रखना जरूरी है। थोड़ी हैंडराइटिंग ये इस पर सेट होने में टाइम लगता है, सो डोंट माइंड। एक तो शिक्षा है और शिक्षा के साथ दूसरा क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं। आय के साथ साथ ये 2 पहलू भी चरम सीमा पर हैं। शिक्षा का लेवल, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य का मतलब हर आदमी जो है वो मूलभूत चिकित्सा के साथ साथ देखा जाए तो इमरजेंसी चिकित्सा को भी बहुत आसानी से प्राप्त कर पा रहा है। यानी इनका मानव विकास सर्वोच्च स्तर पर आ चुका है, पीक लेवल तक जा चुका है। विकसित अर्थव्यवस्थाएं। और ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनमें मानव विकास संतोषजनक या मध्यम मीडियम औसत लेवल पर चल रहा है, जहाँ पे शिक्षा जो है वो मान लो उच्च शिक्षा तक प्राप्त हो चुकी है, पर आने वाले दिनों में जहाँ पे तकनीकी शिक्षा के आयाम भी स्थापित होंगे, स्वास्थ्य में जो लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को अपन विकासशील अर्थव्यवस्था कहेंगे। और ऐसे देश जिनमें कुपोषण, भूखमरी, स्वास्थ्य सेवाएं, इनमें सब में क्या है, प्रदर्शन जो है वो निम्नतम स्तर का है, वो कहलाएंगी अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं। अगले लक्षण की बात करूं तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनमें निर्धनता तो है, गरीबी तो है, लेकिन गरीबी उनके लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि वो गरीबी से जब चाहे तब लड़ सकते हैं, जब चाहे तब उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इट मीन्स वो अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं? विकसित अर्थव्यवस्थाएं। और ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिसमें गरीबी चुनौती है और उस चुनौती से निपटने की क्षमताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो वो कौन सी अर्थव्यवस्थाएं कहलाएंगी? विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। भारत की अगर बात करूं तो भारत में निर्धनता किसी ज़माने में बहुत अधिक थी, अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे गरीबी की संख्या में, गरीबों की संख्या में क्या आ रही है? कमी आती जा रही है। इसलिए निर्धनता एक चुनौती है, लेकिन उस चुनौती से लड़ने की क्षमता भी अब बढ़ने लग गई है, तो वो अर्थव्यवस्था कौन सी कहलाएगी? विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। और सिंपल सी बात, वो अर्थव्यवस्थाएं जिसमें निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती है, लड़ने की क्षमता जिनके पास नहीं है, वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनमें औद्योगिक विकास जो है वो गतिशील चरण में है। गतिशील चरण का मतलब अब बढ़ने लग गया है, धीरे धीरे औद्योगिक प्रगति हो रही है। और यहाँ अगर मैं बात लिखूं तो यहाँ का औद्योगिक विकास क्या हो चुका है? एकदम पीक लेवल को प्राप्त कर चुका है। बढ़िया बड़े देखा जाए तो उत्पाद बनाने लग गए हैं, तो ये अर्थव्यवस्था कौन सी होगी? विकसित। और ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिन पे आज भी जो किस पर निर्भर करती हैं? कृषि पर निर्भर करती हैं। तो इससे अलावा भी कई सारे लक्षण हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने के हिसाब से अपन ने देखा कि इन लक्षणों के आधार पर जो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण है उसको हम कहते हैं विकसित, विकासशील और अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं। भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो हम तो ये कहेंगे कि विकसित है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील और विकसित दोनों के बीच वाली है,
क्योंकि विकासशील तो हम काफ़ी टाइम से हैं, अब हम धीरे धीरे विकसित होने के कगार पर आ चुके हैं, टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हो चुके हैं। कोरोना नहीं आती तो शायद 2022 तक हमारी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा बेहतर हो चुकी होती, लेकिन अब तो थोड़ा स्पीड ब्रेकर लगा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम विकसित तो नहीं कह सकते, अल्प विकसित तो बहुत टाइम हो गया, अब तो हम विकासशील से भी थोड़ा ऊपर आ चुके हैं। तो एक और अर्थव्यवस्था का मॉडल आया जिसका नाम है उभरती हुई अर्थव्यवस्था, एमर्जिंग इकोनॉमीज, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले जो एक अपन इसका जो वर्गीकरण देखा था विकसित का और विकासशील और अल्प विकसित का, उसमें जो पिक थी उसके आधार पर भी अपन समझ सकते हैं कि अमेरिका, ज़्यादातर यूरोपीय देश जो है वो विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। और एक संगठन है जिसका नाम है ब्रिक्स, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका या दक्षिणी अफ्रीका। ब्रिक्स संगठन जो है वो ज़्यादातर कौन से आते हैं, विकासशील, और यही एमर्जिंग इकोनॉमीज भी कहलाती हैं, वो लेटर ऑन डिस्कस करने वाले। और अफ्रीकी देश जो हैं अभी भी परंपरागत जीवन जो जी रहे हैं, आर्थिक और सामाजिक पहलू में जो पिछड़े हुए हैं, वो ज़्यादातर अल्प विकसित देश आते हैं। तो इस प्रकार से हमने अर्थव्यवस्था के जो प्रकार थे वो भी एक एक करके डिस्कस किए। संगठित असंगठित अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार और हो सकते हैं, वो अपन आने वाले टाइम में औपचारिक अनौपचारिक के आधार पर पढ़ते रहेंगे। तो आज की क्लास में सारांश के रूप में मैं आपको लास्ट में समझा दूं कि अर्थशास्त्र के परिभाषा, अर्थ, पृष्ठभूमि के साथ साथ प्रकार पढ़े, और अर्थव्यवस्था को उससे लिंक करके हमने देखा कि अर्थशास्त्र नियम का एक विषय है और उसको लागू करके जो व्यवस्था है उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं, और फिर अर्थव्यवस्था के प्रकार भी पढ़े। अब इस पूरे टॉपिक के बाद में थोड़े से देखा जाए तो क्वेश्चंस पे डिस्कस करना जरूरी है। तो ये जो आज मैंने आपको जितना भी क्लास में वीडियो में समझाया है, इससे 2 प्रश्न मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए बनते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आरएस के संदर्भ में या आईएएस के संदर्भ में कोई है तो वो ये है कि मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग किस प्रकार लिखें, कैसे आंसर दिया जाए। क्योंकि जितना हम बखान सुनते हैं, जितनी क्लास लेते हैं, तो ज्ञान बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, लेकिन मुख्य परीक्षा की सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उसको हमें कुछ शब्दों के साथ लिखना है, कुछ शब्दों की सीमा में बांधते हुए अभिव्यक्त करना है, और वो तभी कर पाएंगे जब हम कलम चलाना शुरू कर दें। और इसके लिए भाषा शैली, अभिव्यक्ति, हमें शब्दों का जो चयन है वो सब कुछ हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो ज्ञान को संग्रहित करके उसको कैसे उतारा जाए, इसके लिए हमें मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न बन सकते हैं टॉपिक वाइज, उन पे डिस्कस करना भी ज़रूरी है। प्री के लिए तो काफ़ी सारी बुक्स मार्केट में आती हैं, पब्लिशर्स काफ़ी हैं जो ऐसे हेल्पफुल क्वेश्चंस बनाते हैं, टेस्ट सीरीज़ भी चलती हैं। लेकिन मेंस के आंसर राइटिंग को अगर अपन साथ ही साथ शुरू करते रहें तो हम एक साथ प्री और मेंस दोनों की चीज़ों को तैयार करते रहेंगे। तो इसके लिए आज जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति संविधान के लक्ष्यों के अनुरूप है, समझाइए। आने वाले टाइम में अपन ये भी डिस्कस करने वाले हैं। आज ही सारा ज्ञान नहीं दिया जा सकता, नॉट पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर मी। तो इसके बाद में समझाइए शब्द लिखा हुआ है, तो वहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। समझाइए, टिप्पणी कीजिए, प्रकाश डालिए, चर्चा कीजिए, विवेचना कीजिए, इनका सबका अंतर क्या होता है। लेकिन यहाँ पे तो हमें एक प्रश्न की प्रैक्टिस करनी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति संविधान के अनुरूप है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का टारगेट है उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की प्रकृति भी सहायक है। तो इसको हमें समझाना है कितने शब्दों में, इसकी जो शब्द सीमा है वो 50 शब्दों में। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज कि इस उत्तर को लिखना है 50 शब्दों में। हम इसको अगर वैसे बखान करने की कोशिश करें तो शायद 2-2 घंटे तक अपन लेक्चर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें लेक्चर नहीं देना है, हमें तो लिखना है, और उसकी सीमा भी कितनी होनी चाहिए, 50 शब्दों में। और दूसरा प्रश्न ये आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित होते हुए भी विकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण रखती है। अभी तो हमने पढ़ा कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है, लेकिन क्वेश्चन ने कुछ घुमा के दिया हुआ है कि अल्प विकसित के लक्षण भी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलते हैं और विकसित के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। कुछ लक्षण ऐसे हैं जो अमेरिका के जैसे हैं, कुछ लक्षण ऐसे हैं जिसमें आज भी हम अफ्रीकी देशों के समकक्ष खड़े हैं। तो इसको भी अपने को किस प्रकार लिखना है, ये 2 क्वेश्चंस देखा जाए तो हमें प्रैक्टिस करने हैं। आप थोड़ा सा लिखने का प्रयास करें और लिखकर फिर किसी भी माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास करें, और अगली क्लास में हम इन दोनों क्वेश्चंस को किस प्रकार लिखें इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। इस कथन पर प्रकाश डालना है तो वो लिखकर ही डालने का प्रयास करें कृपया करके, और दोनों क्वेश्चंस कैसे लिखेंगे, इसको और बढ़िया तरीके से किस प्रकार लिख सकते हैं,
ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आज की क्लास का जो मेन टारगेट था वो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय करवाने का था। आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो चिंता ना करें, आगे के टॉपिक के साथ साथ अपन इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।